Assalamualaikum participants, welcome to webinar PK. We hope that you all are doing well. जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा वेबिनार है जिसका टॉपिक है इफेक्टिव सोलर सॉल्यूशंस फॉर योर होम एंड बिजनेस। जिसे प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस सर मौजूद है, इंजीनियर, ही इज इंजीनियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट सर मुबारक हुसैन साहब, जो कि उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आज पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें बारे में बताते चलूँ कि जो आपके क्वेश्चन होंगे वो ज़रूर इंकरेज किए जाएंगे कि आप हमसे क्वेश्चन करें, लेकिन वो उस वक्त जब आपका क्वेश्चन आंसर का वक्त स्टार्ट हो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप पहले क्वेश्चन ना करें, ताकि क्योंकि फिर वो कमेंट में क्वेश्चन ऊपर चले जाते हैं और शायद हमें आपका क्वेश्चन सर को डिलीवर ना हो सके। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जब क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट मतलब वक्त स्टार्ट हो उस वक्त अपने क्वेश्चन करें, ताकि सर आपके उसके जवाब दे सकें। और उसके अलावा आपको सर्टिफिकेट के हवाले से बताता चलूँ, सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको सेशन के दौरान सर्टिफिकेट क्लेम कोड बताए जाएंगे जो कि न्यूमेरिकल डिजिट्स होंगे। वो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने पास आप नोट डाउन कर लें। टोटल 4 डिजिट्स होंगे जो कि दो दो करके आपको बता दिए जाएंगे दो पार्ट में। पहले दो बताए जाएंगे, उसके बाद कुछ देर बाद आपको दूसरे दो भी सर्टिफिकेट क्लेम कोड बता दिए जाएंगे। और उसका क्या करना है, आपको सर्टिफिकेट किस तरह हासिल हो सकता है वो आपको इंशाल्लाह वेबिनार के एंड में बता दिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप सर्टिफिकेट क्लेम कोड अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा जब आपको बता दिया जाए। और वो आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप कमेंट में लिखें। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा है कि उनसे मिस कर दिए सर्टिफिकेट क्लेम कोड या कोई मसला हो गया था, नेट नहीं चल रहा था, तो उससे रिक्वेस्ट होगी कि वो दोबारा अगर सेशन देखेगा तो उसमें मौजूद होंगे, वो उधर से देख सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में सर्टिफिकेट क्लेम कोड को शेयर ना कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। तो सर इट्स ओवर टू यू सर, प्लीज स्टार्ट कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट। तो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन तो मेरी अली ने आपको दे दी है, तो मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं सोलर इंडस्ट्री में फॉर लास्ट 5 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं, और इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम काम करें, रेजिडेंशियल सेक्टर में भी काम करें। तो आज का जो हमारा बेसिक मकसद हमारे पास ये है कि हम सोलर सिस्टम को, क्योंकि पाकिस्तान में आप देखेंगे तो देर इज़ 2 मेजर इश्यूज। इलेक्ट्रिसिटी के जो क्राइसिस हमारे पास आ रहे हैं, जो सप्लाई एंड डिमांड गैप है दैट इज़ टू हाई। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इमर्ज करे फॉर लास्ट 5-6 ईयर से। तो इसमें से सोलर सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो हर घरों के छतों पे आजकल आप लोगों को सोलर नज़र आएंगे। तो इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा इस तरफ फोकस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि सोलर सिस्टम की थोड़ा सा जनरल व्यू देखेंगे। पूरी दुनिया में सोलर सिस्टम कौन से एरियाज़ में, कौन से रीजन में ज़्यादा फिजिबल है, पाकिस्तान में इसकी फिजिबिलिटी क्या है। फिर इसके बाद हम इसकी ज़रा कंपोनेंट वाइज डिटेल में जाएंगे कि सोलर पैनल वगैरह कितने टाइप्स के पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इन्वर्टर की जो डिफरेंट टाइप्स है वो कितने मार्केट्स में अवेलेबल हैं आपके पास, उनको भी हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको घरों के लिए किस तरह के सोल्यूशन डिज़ाइन होते हैं, फैक्ट्रीज़ के लिए किस तरह के सोल्यूशन डिज़ाइन होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के सोलर के सोल्यूशंस डिज़ाइन हो सकते हैं कि आप अपने घर को इंडिपेंडेंटली रन कर सकें, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट में आप बिल कैसे अपने रिडक्शन कर सकते हैं। अगर आपके 30,000 40,000 बिल आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में आपके लाखों में बिल आ रहे हैं, तो हाउ यू कैन रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल थ्रू सोलर एनर्जी सिस्टम। दैट विल बी आवर मेन फोकस टॉपिक होगा आज के। तो इसमें अगर मैं मेजरली देखूं तो रोड मैप ट्रेनिंग सेशन के हमारे कुछ ये होंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे, टाइप ऑफ सोलर सिस्टम्स ये देखेंगे। एक बेहतरीन ऑप्शन पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट की नेपरा ने, वो है नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट। नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू ये होता है कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी को, आप अगर आपके पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप बना रहे हैं सोलर सिस्टम के थ्रू, तो वो आप सेल आउट कर सकते हैं नेपरा को, किसी भी डेस्क को। अगर आप इस्लामाबाद में है तो ISCO को, कराची में है तो के इलेक्ट्रिक को, हैदराबाद में है तो वापडा को आप इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट कर सकते हैं। तो उसके आपको पैसा मिलते हैं। तो उसके प्रोसीजर भी हम ज़रा देखेंगे आगे। फिर थोड़ी बहुत कौन कौन सी कंपनीज है जो इस फील्ड में काम करें, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा सोलर कंपोनेंट वाइज भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रक्चर हो गया, इसकी सेफ्टी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर फाइनली हम देखेंगे इसके अंदर बैंक फाइनेंसिंग से आप कैसे जो है ना सोलर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह दिस विल बी आवर रोड मैप ऑफ द ट्रेनिंग। तो स्टार्टिंग विद द ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, सोलर के ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो मेजरली चीज़ आ रहे हैं कि ये ग्लोबल सोलर एटलस, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पूरी दुनिया में आपको ये बताते हैं कि आपके पास सोलर सिस्टम या विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी किसी भी लोकेशन में वर्ल्ड में आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। इधर आप देखेंगे तो मेजरली आपको एक चीज़ नज़र आ जाएगा, अफ्रीका और एशिया। ये जो रेड कलर जिन एरियाज़ में आपको नज़र आ रहे हैं वो एरियाज है जहाँ पर सोलर की फिजिबिलिटी बहुत अच्छी है।
फिर इसके बाद ऊपर आते हैं येलो कलर के एरिया से, फिर उसके बाद है ग्रीन एरिया। येलो कलर एरियाज़ के अंदर प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हो जाते हैं या परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितने रेड कलर के एरियाज़ में मिलते हैं। तो ये टोटल एक पूरी वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीकन के बाद हमारी एशियन कंट्रीज़ का भी काफ़ी हद तक जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ अटैच्ड है, जिसमें मिडल ईस्ट वगैरह के साथ, तो इनके यहाँ प्रोडक्शन काफ़ी अच्छी है। फिर इसके बाद एशिया की अपर कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें चाइना, रशिया वगैरह आते हैं, जहाँ पर सोलर की प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इसको थोड़ा सा जूम करके, तो ये आपको नज़र आ रहा है रेड कलर का पोर्शन जहाँ पर, तो ये अफ़गानिस्तान जिस बॉर्डर हो गया ईरान बॉर्डर के साथ, या यूँ कह सकते हैं बलूचिस्तान रीजन हमारे वन ऑफ द बेस्ट फिजिबल रीजन्स में आते हैं सोलर सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सिंध है, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो पंजाब है, के पी के या नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान साइड के ऊपर आप जाते हैं, तो उन एरियाज़ में सोलर की प्रोडक्शन थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि साल में अगर आप देखेंगे तो बारिश की जो कैपेसिटी वो ज़्यादा है, वहाँ पर बर्फ़बारी हो जाती है, तो मौसम ख़राब होने की वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है। क्योंकि सोलर सिस्टम के लिए एक ही चीज़ बेसिक ज़रूरी है कि क्लियर धूप ऑल द टाइम मिलना लाजमी है। जितना ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा आवर्स में डे टाइमिंग में धूप मिलेंगे, उतना ही द सोलर कैपेसिटी, द प्रोडक्शन कैपेसिटी विल इंक्रीज़। आप मैक्सिमम वहाँ से बेनिफिट हासिल कर सकते हो। यहाँ पर ये एटलस ग्लोबल सोलर एटलस की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर रीजन भी आते हैं। रीजन के बाद अगर आप देखेंगे डॉट लोकेशन भी, आप अपने घर के छत पे भी आप लोकेशन देखेंगे तो वो भी आपको बता देते हैं कि आप इस सिस्टम, इस एरिया पे अगर आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो आप कितने यूनिट जनरेट कर सकते हैं। यूनिट के कंसेप्ट क्यों आते हैं कि इलेक्ट्रिक आपको बिल चार्ज करते हैं, या कोई भी आपको एनर्जी डेस्को से, ISCO हो गया, लेस्को हो गया, वापडा वगैरह, वो आपको बिल चार्ज करते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिट कहते हैं कि आपको कितने यूनिट आपने कंज्यूम किए। ठीक है जी। तो उसकी अगेंस्ट यहाँ पर भी हम यूनिट कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं कि अगर आप 1 किलोवाट सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ये पर डे में कितना यूनिट जनरेट हो सकता है। इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो ये आ रहे हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पूरे पाकिस्तान में आप कहीं पे भी लगाएंगे तो आपको दो वैल्यूज़ दे रहे हैं, एक 3.2 वैल्यू से लेकर 5.5 वैल्यूज़। अब ये जो 3.2 वैल्यू आ रहे हैं ये नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए या अपर पंजाब हो गए, KP के साइड के ऊपर है। बाकी 5.5 वैल्यू एवरेज वो यूनिट्स है जो बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर हमारे पास यूनिट मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कोई बलूचिस्तान के सेक्टर से जो हमारे ईरान या बॉर्डर के साथ टच होते हुए इन एरियाज़ में, तो वहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी या इवन इन सिंध के अंदर भी ऑलमोस्ट डबल प्रोडक्शन हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न एरियाज़। नॉर्दर्न एरियाज़ में गिलगित बल्तिस्तान में ये पंजाब में जाके भी इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली डिक्रीज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में कम्प्लीटली आगे जाएंगे तो KPK के बिल्कुल एंड एरियाज़ में, चतराल वगैरह में या फिर नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ की प्रोडक्शन और सिंध और बलूचिस्तान की प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क होते हैं। इन एरियाज़ में सिंध के, बलूचिस्तान हो गया और पंजाब में इसकी प्रोडक्शन सोलर की बहुत अच्छी है। ये जो 5.5 यूनिट्स दिए हुए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन कैटेगरीज़ में आते हैं, बहुत अच्छे कैटेगरीज़ में आते हैं प्रोडक्शन वाइज में। ये जो 3.2 यूनिट्स थी ये उन कंट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं, यूरोप वगैरह के अंदर भी इतनी प्रोडक्शन होती है, 3 से 4 यूनिट प्रोडक्शन है। लेकिन हमारी जो मेजर जो 3 प्रोविंस है हमारे, इनके यहाँ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सोलर की वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज़ में आप काउंट किया जा सकता है इनको। अब इसके बाद हम अगर थोड़ी बहुत आ जाएँ हाउ सोलर पैनल वर्क्स, इसके अंदर सिंपल फ़िलासफ़ी ये है, सोलर एनर्जी जो है ना वो है सोलर लाइट्स को, सनलाइट को आप कन्वर्ट कर रहे होते हो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, या आपके घरों के यूसेज होता है, उसके लिए सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल की डिज़ाइनिंग को अगर आप देखेंगे तो ये इसकी कुछ डिज़ाइनिंग इस तरह से होता है कि ये एलुमिनियम के फ्रेम के अंदर ये टोटल शीशा होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस की एक लेयर होते हैं जो कि आपकी सूरज की रोशनी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं आपकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आपके घरों में इस्तेमाल हो रहे थे। या आप यूँ कह सकते हैं कि सोलर के जो प्रोडक्शन, जो असल एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं DC करंट के फॉर्म में प्रोडक्शन आ रहे होते हैं, फिर हम इसको इन्वर्टर वगैरह लगा के इसको हम कन्वर्ट करके 220 वगैरह वोल्ट करके या 400 वोल्ट करके हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल और फैक्ट्रीज़ में हम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पैनल की लेयर कुछ इस तरह से हैं, एलुमिनियम फ्रेम होते हैं जिसके अंदर ये ग्लासेस के अंदर प्रोटेक्शन लेयर्स के अंदर ये फिक्स होते हैं। मेन जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो जो सोलर सेल्स लगे हुए ब्लू के अंदर, ये वो पोर्शन है, सेमीकंडक्टर लेयर है जहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं। जो बाकी ऊपर के जो है ना इनकैप्सुलेंट लगे हुए, ग्लासेस लगे हुए या बैक शीट्स लगे होते हैं, ये सारे वो प्रोटेक्शन लेयर्स थे, क्योंकि सोलर सिस्टम कंप्लीट ओपन इन्वायरमेंट में छत के ऊपर लगते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर धूप भी लगते हैं, जहाँ पर
आपके सर्दियों में जो है ना बारी भी होती है या बारिश भी होती है, इन सब को बेयर करना होता है। तो ये प्रोटेक्शन लेयर्स कंप्लीट प्रोटेक्टेड फॉर्म में होते हैं, ये सिलिकॉन लेयर्स, जिसकी लाइफ अप्रॉक्सीमेटली अबव 25 ईयर्स के ऊपर ये सिस्टम डिज़ाइन होते हैं अगर आप इसको टीयर 1 क्वालिटी को परचेज़ करते हैं। अगर हम इसकी टोटल थोड़े से और डिटेल फिलॉसफी में जाएंगे तो ये इस तरह से कुछ है। सोलर पैनल आपके डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल से फिर डीसी करंट आके आगे इन्वर्टर्स होते हैं जो कि आपके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, या फिर 400 वोल्ट 3 फेस या सिंगल फेस इन्वर्टर्स आते हैं, कन्वर्ट करके आपके घरों में देते हैं या आपके फैक्ट्रीज़ के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसके एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है कि या तो आप इसके साथ बैटरीज लगा के आप इसको स्टोरेज भी किया जा सकते हैं। अगर आप बैटरीज के बाद अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बच जाते हैं तो फिर इसके एक और ऑप्शन भी आते हैं, आप आपके एडिशनल इलेक्ट्रिसिटी आप यू कैन सेल इट आउट टू वापडा, या के इलेक्ट्रिक को आप ये इलेक्ट्रिसिटी आप सेल आउट भी कर सकते हैं। तो ये एक ग्राफिकल वो है कि फ्लो चार्ट है कि सोलर सिस्टम कैसे आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। इसके बाद सोलर की जो मेन चीज़ हम थोड़े से देखेंगे तो हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन की तरफ जाते हैं कि सोलर सिस्टम अगर आपने घर पे लगाना है, अपने फैक्ट्री में लगाना है या अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी जगह पे आपने अगर लगाना है, तो आपके किन पॉइंट्स के आपको ख्याल रखना चाहिए। तो इसके अंदर जो पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इसको फॉलो ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा सिस्टम लगते हैं, उसके अंदर फॉल्टेज इश्यूज आ जाते हैं, चीज़ें चेक एंड बैलेंस नहीं होते हैं। इसको करने के लिए जब देखेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल को आप सबको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आते हैं दैट इज साइट सर्वे। साइट सर्वे क्या होता है? साइट सर्वे ये है, सोलर सिस्टम छत पे लग सकते हैं, आपके अगर पीवी शेड्स आपके बने हुए हैं वहाँ पे लग सकते हैं, ज़मीन पे आपके पास लग सकते हैं, अगर आप ज़मीन से उठा के लगाना चाहें तो वहाँ पर लग सकते हैं, कार पार्किंग किसी ऑफिस में बने हुए तो आपकी उस छत के ऊपर ये लगाए जा सकते हैं। तो इन वेरियस लोकेशंस के ऊपर आपके पास किसी भी जगह के ऊपर आप सोलर पैनल लगा सकते हो। इसलिए ये ज़रूरी है जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो इनिशियल साइट सर्वे कराएं और जिस जगह पे करना है उसको ठीक से इंस्पेक्शन करें कि वहाँ पर अगर हैवी विंड स्पीड में काम कैसे करने हैं, कोई फ्लड आते हैं तो वहाँ पर ये काम कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर सस्टेनेबिलिटी का इशू तो नहीं आएगा। इन सब चीज़ों की आप इनिशियल प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाएं। उसके बाद वही कंपनी से आप इसकी जो है ना 3D डिज़ाइनिंग बनवाएं। ये कैट फिर सेकंड फेज में आते हैं पीवीसी डिज़ाइन। सेकंड फेज में उसी जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को आप लोकेशन के आप मद्देनजर रखते हुए साइट सर्वे को आप उसकी डिज़ाइनिंग करें, पेपर वर्क में आप लेके आ जाएं। आजकल ये है कि पूरे 3D फॉर्म में आप अपनी पूरी लोकेशन को देख सकते हो इंस्टॉल करने से पहले कि ये लगेगा कैसे। तो उसकी पूरी 3D डिज़ाइन है, 2D डिज़ाइन बनता है इसके अंदर, आप पूरी इसके लेयर को आप देखें ये लगेगा कैसे और इनकी स्ट्रेंथ कैसे होगा और ये दिखने में कॉस्मेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा, ये सारे चेक करें। फिर इसके बाद आप गॉइड दे दें। इसके बाद आप सेकंड स्टेप के ऊपर आप उनसे ये सारी चीज़ें एग्री होने के बाद आप उनसे ले लें टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी कि इसके ऊपर कॉस्ट कितने आएंगे। वेरियस तरीके से आप ज़मीन के ऊपर सोलर सिस्टम लगाएंगे तो इसकी कॉस्ट कितने आ सकती है। अगर आप किसी आरसीसी छत के ऊपर लगा रहे हैं वहाँ पर कॉस्ट कितने आ सकते हैं, किसी कार पार्किंग एरिया के ऊपर लगा रहे हैं वहाँ पर कॉस्ट क्या आ सकते हैं। तो इन सब की कॉस्ट देने के बाद आप फिर इंस्टॉलेशन फेज़ में जाते हैं। इंस्टॉलेशन फेज़ में आप जो भी एज़ पर डिज़ाइन आप लोगों के प्रूफ होते हैं इसमें इंस्टॉलेशन हो जाते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद से कमिश्निंग आ जाते हैं। कमिश्निंग में आप सोलर को रन करके इसको आप घरों के अंदर प्रॉपर्ली इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन आ जाते हो, आप इस्तेमाल करने के पोजीशन में आ जाते हैं। उसके बाद फाइनल एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं कि आपके सिस्टम की वारंटीज़ कितनी है, ये सिस्टम कितने साल चलेगा, कंपोनेंट की वारंटीज़ क्या है, कोई फॉल्ट आते हैं तो कौन कौन सी फॉल्ट के ऊपर वारंटीज़ क्लेम हो सकते हैं, ये सारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में आते हैं। इसको आप प्रॉपर्ली देखें, इन चीज़ों को आप आगे हम डिटेल में और देखेंगे भी ज़रा। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। इससे आपके पास ये आ जाएगा कि फ्यूचर में आप एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट आप लॉन्च कर सकते हो जिसमें आपको बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। अगर हम इसके बाद टाइप ऑफ सोलर सिस्टम पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के सोलर सिस्टम हम फोकस करेंगे इस दफ़ा। एक है, 2 चीज़ें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है और फिर है बिजनेसेस के लिए या फिर फैक्ट्रीज़ के लिए। 3 टाइप के सोलर सिस्टम इस बार डिज़ाइन होते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है जो कि मोस्टली उन एरियाज़ के लिए फिजिबल है जहाँ पर या तो लोड शेडिंग होती नहीं है, ठीक हो गई जगह, या तो लोड शेडिंग बहुत कम है। तो ये मोस्टली फिजिबल उन एरियाज़ के लिए फैक्ट्रीज़ के अंदर है
कि जो ऑफिस के अंदर है जो 9 to 5 रन करते हैं, या फिर उन घरों के अंदर है जहाँ पर लोड शेडिंग के पैटर्न तो बहुत कम है लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? ये काम इस तरह से करते हैं, आपने 50 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगा दिए या 20 किलोवाट के सोलर सिस्टम आपने घर पे लगा दिए। अब ऑन ग्रिड में होता ये है कि 10 किलोवाट, फॉर एग्जांपल 20 किलोवाट ये सिस्टम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 10 किलोवाट अगर आप कंज्यूम करें तो 10 किलोवाट एडिशनल आपके पास है, तो वो नेट मीटरिंग के थ्रू आप ग्रिड को बेच रहे होते हो क्या इलेक्ट्रिक। अब जो नीचे अगर आप डायग्राम में भी देखेंगे तो इसमें कोई स्टोरेज का कंसेप्ट नहीं है, ऑन ग्रिड सिस्टम के अंदर कोई बैटरीज नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आप दो काम करते हैं, सोलर आपको प्रोडक्शन दे रहे हैं दिन को, आपके घर के अंदर जितने लोड है उसको पूरा करेगा। अगर इस रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है तो द एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल गो टू ग्रिड। ग्रिड को जाते रहेंगे, उसके आपको पैसे मिलते रहेंगे। ठीक होगा जी, जब आपके शाम हो जाएंगे तो बैकअप आपके पास है नहीं है, आप दोबारा से ग्रिड पे शिफ्ट हो जाएंगे, जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने दिन में दिए उसके आपको पैसे मिलेंगे जो कि आपके बिल में एडजस्टमेंट हो जाती है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस यूर बिल। किसी भी डिस्कोर्स के साथ है तो आप इसका बिल रिडक्शन करने का एक आसान तरीका है। और इस जो ऑन ग्रिड सिस्टम के एक और फ़ायदा ये है, इसके अंदर जो इन्वर्टर्स डिज़ाइन होते हैं वो लॉन्ग वारंटी में आते हैं, 5 साल की वारंटी में आते हैं और एक्सटेंडेबल वारंटी टिल नेक्स्ट 15 ईयर्स के होते हैं। तो ये तो वो प्रोजेक्ट है जो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आप जाते हो, तो इस सिस्टम के अंदर ये सारा प्रोसीजर होता है। सेकेंडरी थिंग आ जाते हैं, उन एरियाज़ के लिए सिस्टम डिज़ाइन होते हैं जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है या तो ग्रिड है ही नहीं है, तो ये एक एरियाज आ जाते हैं। तो सोलर की एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो ये दो एप्लीकेशन आप कैटेगराइज कर सकते हो कि उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कि उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है उन एरियाज़ के सिस्टम डिज़ाइन होते हैं हाइब्रिड सिस्टम या फिर ऑफ ग्रिड सिस्टम डिज़ाइन होते हैं। हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम मोर और लेस सेम थिंग है। हाइब्रिड के अंदर सिर्फ है कि थोड़ा सा कैपेसिटी साइज इंक्रीज होते हैं, हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज के अंदर भी डिज़ाइन होकर आते हैं, रिलायबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम बिल्कुल आप कह सकते हैं 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट के बिल्कुल स्मॉल यूनिट्स बनाते हैं, वहाँ पर ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स लगते हैं। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सोलर जो है ना दिन के टाइम पर आपको दो काम करके दे देंगे। सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है दिन के टाइम पे, वो इन्वर्टर के थ्रू आपके घर के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है वो आपको वो भी पूरा करेगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी बचेंगे वो फिर आपके पास स्टोर करते जाते हैं बैटरीज के अंदर। अब आपके पास एक स्टोरेज आ गया। अगर दिन के अंदर ये हो गया सोलर सिस्टम फाइन वर्क कर रहे थे, किसी भी वजह से लोड शेडिंग हुए, तो आपके ये सिस्टम बंद नहीं होगा, ये सिस्टम फंक्शनल होगा, काम कर रहा होगा। वो बैटरीज के ऊपर भी रन हो सकते हैं, वो अगर सोलर के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी है तो सोलर के ऊपर भी रन हो सकते हैं। तो ये हो जाते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, आपको बैटरीज के साथ आपको बैकअप भी मिल जाते हैं। और यही बैकअप अगर आपके दिन के अंदर लोड शेडिंग वगैरह नहीं होता या आपके पास कैपेसिटी है तो रात के टाइम पे लोड शेडिंग के दौरान आप इस बैटरी को आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो दैट इज़ हाउ दिस हाइब्रिड सिस्टम वर्क्स। तो ये उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है या आपके पास ग्रिड अवेलेबल है ही नहीं है। अदर एप्लीकेशन ऑफ सोलर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सब इसके बाद जो मेजर एप्लीकेशन आते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में ये होता है कि आप सोलर सिस्टम लगाएं, ट्यूबवेल्स के ऊपर आप लगाएंगे तो 9 to 5 ऑटोमेटिकली सोलर जो ही धूप निकलना शुरू हो जाते हैं और विद द सनराइज द सोलर सिस्टम विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑन और आपको पानी मिलना शुरू हो जाते हैं। और शाम के टाइम पे द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आप सोलर सिस्टम अच्छी तरीके से लगा लें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सोलर के थ्रू वन टाइम इन्वेस्टमेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म के लिए आप बोरिंग के थ्रू पानी आप निकाल सकते हो। तो इससे कम स्केल पे लेकिन गवर्नमेंट स्केल पे ज़्यादा जो सॉरी सोलर सिस्टम इस्तेमाल है सोलर स्ट्रीट लाइट्स के। सोलर स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो मेन रोड्स के ऊपर आप जो नॉर्मल लाइटें लगी होती हैं उनको वायर की प्रॉपर कनेक्शन चाहिए होते हैं, ऑन करना ऑफ करना। ये सोलर स्ट्रीट लाइट इज़ टोटली ऑटोमेटिक थिंग। आप सोलर लाइट लगाएं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली खुद ही ऑफ हो जाते हैं। डे टाइमिंग में अपने बैटरीज को चार्ज करते हैं, तो वन ऑफ द इंटीग्रेटेड फॉर्म में ये आ जाते हैं। बेस्ट सोलर सोल्यूशन है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके जो अदर एप्लीकेशंस में आ सकते हैं कि जो इसके वाटर गीज़र वगैरह हैं, बाकी डीसी सिस्टम्स बन के आते हैं, छोटे छोटे यूनिट्स जिनके 2 पंखे चलाना होते हैं, 3 लाइटें चलाना, तो उसका डीसी सिस्टम डिज़ाइन आते हैं। इसके अंदर आपको इन्वर्टर्स की ज़रूरत नहीं होती और डायरेक्ट पैनल के साथ एक छोटा सा चार्ज कंट्रोलर लगता है। आप एक बैटरी लगा लें, आप डे टाइमिंग के अंदर ये चीज़ें आप डायरेक्टली चला लें, तो ये भी एक सिस्टम आपके पास आ जाते हैं। नेट मीटरिंग इन पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो है ना नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट बैक इन 2016 में नेपरा ने लॉन्च किया था। इसका एक ही मकसद ये है, अगर आपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगाया हुआ है तो
इस सोलर सिस्टम के थ्रू आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेस अमाउंट में आपके पास है तो आप किसी भी ग्रिड को बेच सकते हो, या ऑल ओवर पाकिस्तान एप्लीकेबल है। इसमें थ्री फेस वालों का अभी पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। सिंगल फेस के इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब रीजन में एप्लीकेबल हुआ है, बाकी सिंध के अंदर, बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी एप्लीकेबल होना बाकी है। इसमें होता यह है कि अगर आपने घर के अंदर 15 किलोवाट का सिस्टम लगाए हुए हैं और ये सिस्टम अगर 10 किलोवाट प्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, और आपके घर के अंदर 5 किलोवाट इस्तेमाल हो रहे हैं, तो बाकी 5 किलोवाट आप नेट मीटरिंग के थ्रू के इलेक्ट्रिक का हम एग्जांपल ले लें तो के इलेक्ट्रिक को दे सकते हैं। तो के इलेक्ट्रिक ये परचेज करते हैं दिन के टाइमिंग के अंदर, रात को आप जब के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होते हैं तो वो आपको पैसे जो है ना, जितने अमाउंट आपने 10 यूनिट अगर आपने दे दी है तो उसके आपको पैसे दे देंगे, वो पैसे आपको रात के यूनिट के अंदर से डिडक्शन कर देते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे जो कि पूरे पाकिस्तान में नेट मीटरिंग एप्लीकेबल है। अब ये इसकी एक पूरी वो है कि नेट मीटरिंग लगेगा कैसे, कितना टाइम लगेगा इसके अंदर, कहाँ लगा सकते हो। बाज़ लोग शहरों के अंदर रेंटल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होते हैं, वहाँ पर लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकते। और अगर आपने पहले 10 किलोवाट के सिस्टम लगा दी, या फैक्ट्री में आपने 50 किलोवाट के सिस्टम लगा दी, अगर आप वो एक्सटेंड करके 500 किलोवाट पे लेके जाना चाह रहे हो, या आप घर में 5 किलोवाट के सिस्टम लगा दिया, अगर आप एक्सटेंड करके 15 किलोवाट पे करना चाह रहे हो 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा। ये एक पूरी कोई 40 मोर देन 40 क्वेश्चन है, ये मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। यहाँ पर वेरी लेमन टर्म्स के अंदर हमने इनकी क्वेश्चन आंसर को एड्रेस किया हुआ है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इसलिए मैंने आपको सिर्फ लिंक देने का मकसद है, आप खुद जाके अपने एंड से भी आप एक वर्किंग करें। ये एक शॉर्ट इंट्रो सेशन है 1 आवर्स के, जिसमें हमने आपके क्वेश्चन और आंसर्स को भी एड्रेस करने हैं। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये लिंक्स दे दूंगा, इस पर आप लोग जाकर देख लें। मोर देन 40 क्वेश्चन इसके अंदर एड्रेस हुए हुए हैं, जहाँ पर आपको नेट मीटरिंग से रिलेटेड पूरे पाकिस्तान में आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहाँ पर लगाए जा सकते हैं, पैसे कितने मिलेंगे, ये प्रोसीजर के अंदर टाइमिंग कितना लगेगा, कौन सी कंपनीज क्या कर रही है, पूरा डिटेल आपको इस लिंक के ऊपर अवेलेबल होगा। फिर इसके ऊपर आ जाते हैं हम सोलर पैनल के सिलेक्शंस के ऊपर। देखें सोलर पैनल इस वक्त मार्केट में 2-3 टाइप के सोलर पैनल अवेलेबल हैं। वन इज़ पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म। थिन फिल्म बहुत ही कम है, मेजरली जो आपको मिलेगा वो मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में आपको मिलेगा। अब मोनोक्रिस्टलाइन मेजरली इट्स कह सकते हैं उन एरियाज़ के लिए मोर फिजिबल है जो हमारे जिन एरियाज़ में टेम्परेचर लो टेम्परेचर एरियाज़ कैसे थे, ठंडे इलाकों के लिए मोनोक्रिस्टलाइन पैनल मोर फिजिबल है। पॉलीक्रिस्टलाइन हाई टेम्परेचर रीजन्स के अंदर बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हाई टेम्परेचर एरिया से या सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर तो आप मोनो पैनल लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं। इसके आसान सा तरीके है, पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो सोलर पैनल की जो वारंटी के शीट आते हैं, चाहे मोनो हो चाहे पॉली हो, 25 साल की वारंटी में आते हैं। ये वारंटी शीट है, आप किसी भी पैनल परचेज करते हैं उनसे आप ये वारंटी शीट ज़रूर ले लें। 10 साल की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जो एलुमिनियम का फ्रेम है उसके अंदर कोई जंग ना लगे, इसके पीछे वायर्स वगैरह लगे होते हैं उसके अंदर कोई फॉल्ट ना आए, इसे प्रोडक्ट वारंटी में आते हैं। फिजिकल वारंटी जिसे हम कहते हैं, प्रोडक्ट वारंटी कोई भी सोलर पैनल आप परचेज करेंगे तो इंटरनेशनल वारंटी होते हैं। हर कंपनी की फिक्स वारंटी है कि पूरी जो कंपनी से सोलर इंडस्ट्री के अंदर ये फिक्स वारंटी है, चाहे आप जिससे भी पैनल परचेज करें, अगर आप सही कंपनी से खरीदते हैं तो 10 साल की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलेगा, 25 साल की आपको परफॉर्मेंस वारंटी के ऊपर ये सेल आउट होते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट है, आपको 25 साल के प्रोडक्ट मिल रहे तो आप इसको यूटिलाइज किया जा सके। अब इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रहे हैं। अभी हाफ कट सेल है, पर्क सीरीज, ये वो है जो कि टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट है। आज से अगर आप 5-6 साल बैक जाएंगे तो सोलर पैनल आते थे 100 वाट, 300 वाट, 200 वाट के अंदर। अब सोलर पैनल आना शुरू हो गए 450 वाट के अंदर, 450 वाट के अंदर। अभी रिसेंटली एक और पैनल लॉन्च होंगे जो कि 510 वाट के भी होंगे। तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, एफिशिएंसीज इंक्रीज हो रहे हैं। तो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी स्पार्क सीरीज से हाफ सेल एक और कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू भी इसकी एफिशिएंसी को आप इंक्रीज किया जा सकता है। छोटा सा बेसिक फर्क मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन है, मैंने आपको बता दिया कि कौन से एफिशिएंट होते हैं कौन से नॉन एफिशिएंट होते हैं बस। बट बोथ पैनल पाकिस्तान में किसी जगह पे भी आप ये दोनों पैनल लगा सकते हैं, आपको मोरलेस एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं आएगा प्रोडक्शन के अंदर। हाफ कट सेल मैंने आपको जो ऊपर भी बताया था ये टेक्नोलॉजी है, ये उन एरियाज़ के लिए। अगर ये हाफ कट सेल के अंदर ये होता है कि पैनल को 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, किसी भी जगह पे सोलर पैनल के ऊपर अगर आधे पैनल पे साया आ जाते तो बाकी आधा पैनल परफॉर्म करते रहते हैं। इसको हाफ कट सेल्स टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी आई हुई है जो कि इस फील्ड में, इसको भी अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो स्लाइड्स में भी है, बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपके साथ।
पर्क टेक्नोलॉजी आगे, पर्क टेक्नोलॉजी के अंदर सिर्फ ये है कि जब सोलर पैनल के ऊपर धूप पड़ती है तो पहले जो टेक्नोलॉजीज थे उसके अंदर ये था कि रिफ्लेक्ट होके या तो पास हो जाते थे सोलर प्लेट से या फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाते थे। अब इसके अंदर ये किया जा रहा है, अगर आप इसके सेकंड इसके अंदर देखेंगे तो इसके नीचे इसकी इंटरनल कोशिश ये करी, एक लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करे तो पैनल की जो शुरू में हमने देखे थे शीशों के बीच में मैक्सिमम फोटोन को स्टे किया जाए ताकि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस टेक्नोलॉजी के कहते हैं पर्क टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी के अभी जो जितने भी नए पैनल आ रहे हैं 400 वाट से अबव के, वो सारे पर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर डिज़ाइन होते हैं। डाटा शीट्स को आपको रीड करना आना चाहिए कि आपके पास सामने एक पैनल आते हैं, उसका डाटा शीट होता है, आप इसको रीड आउट कैसे करेंगे। तो अगर आप ये देखेंगे तो फिर 350 किलोवाट के एक मोनो पैनल है, ठीक हो गया। ये एक एसटीडी से स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन के ऊपर होता है, ठीक हो गया। आप स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन के ऊपर जो है ना, आपको ये पैनल अगर 350 वाट के पैनल है तो ये 350 वाट आपको नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। ये 350 वाट के पैनल 350 वाट उस वक्त प्रोड्यूस करते हैं जब इसका स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन पूरा हो, यानी कि अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको रखें, फुल धूप आपको इसको दे दें, ठीक हो गया। अगर इस तरह की कंडीशंस अगर आपको मीट कर देते हैं तो तब ये फुल कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन रियल टाइम में ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इसके एक और चीज़ आ जाते हैं, एनओसी होते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल्स टेम्परेचर के ऊपर इसकी एफिशिएंसी क्या होगा, यानी कि ओपन वेदर के अंदर आप लगा लेते हैं तो वहाँ पर इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो आपके सेकंड कॉलम में दिखाया हुआ है। अगर आप 350 वाट के पैनल है, ये तकरीबन 260-265 वाट ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो है ना वैल्यू ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपको डेटा शीट रीड आउट करना चाहिए। पैनल के एफिशिएंसीज होते हैं, ये कॉलम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर पैनल की अपनी एफिशिएंसीज है। जैसे 350 वाट वाले 18% पर है, 355 वाट वाले जो है ना 18.3 है। अब जो 370 वाट वाले आ रहे हैं वो 19% एफिशिएंसी पे आ रहे हैं। अब 450 वाट वाले पैनल तकरीबन ये 20% एफिशिएंसी के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं। तो इनके एफिशिएंसीज हायर हो रहे हैं जो कि बिकॉज ऑफ पर्क टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये डेटा आपने ज़रा देखना है, इनके टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या हैं, इनके एफिशिएंसीज क्या हैं। तो आप हर पैनल की जो पैनल आप परचेज करें वो आपको इसी डेटा शीट में इसके आपको डिटेल मिल जाएगा। इन्वर्टर्स के ऊपर अगर आ जाएँ तो सोलर पैनल की बात, वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग आ जाते हैं इन्वर्टर का। इन्वर्टर ये है कि सोलर पैनल डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको आपको कन्वर्ट करके देना है 220 वोल्ट या 400 वोल्ट के अंदर। इसके अंदर 3 इन्वर्टर्स आते हैं, जिससे हमने 3 सिस्टम डिफाइन किए थे। ऊपर ऑफ ग्रिड के अंदर आते सिंगल फेज छोटे इन्वर्टर्स आते हैं 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक के। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर 5 से 10 आते हैं, 15 किलोवाट के भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स आते हैं। जिसके ये दोनों ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर्स वो है जिनके पास बैटरीज जो है ना अटैच किया जा सकता है, लेकिन इनकी वारंटीज़ के अंदर थोड़ा सा इश्यूज होता है कि ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है आपको 1 साल की वारंटी में मिलेंगे, हाइब्रिड इन्वर्टर भी 1 ईयर की वारंटी में होते हैं और मैक्सिमम आपको 2 साल की वारंटी में होगा। लेकिन जो थर्ड इन्वर्टर है, ग्रिड टाइड इन्वर्टर है जिसके साथ बैटरी से अटैच नहीं होता, वो रिलायबल इन्वर्टर है, फैक्ट्रीज में ज़्यादातर लगते हैं, बिजनेसेस के ऊपर ज़्यादातर ये सिस्टम इंस्टॉल होते हैं ऑन ग्रिड वाला, जिसकी वारंटी 5 साल से अबव के ऊपर आते हैं। तो दिस इज़ कुछ ब्रांड्स मैंने नीचे मेंशन किए हुए जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। यूरोपियन ब्रांड्स भी हमारे पास हैं और अवेलेबल है मार्केट में, और चाइनीज़ ब्रांड्स भी ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जब आप किसी भी इन्वर्टर को अगर आप वो कर रहे हैं तो इन्वर्टर के अंदर 2-3 चीज़ें आपको ख्याल रखना है। ये कुछ ब्रांड्स मैंने मेंशन किया हुआ है, आपने ये देखना है कि अवेलेबिलिटी, क्योंकि कोई भी इन्वर्टर और पैनल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, तो आपने कोई ऐसा नहीं इन्वर्टर लगाने का आपको फ़ायदा नहीं है। एक इन्वर्टर सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो रहे, एक बंदा आपको इम्पोर्ट करके दे रहे हैं, उसका आपको फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये, कल को इस इन्वर्टर के अंदर कोई ख़राबी आ जाते हैं तो फिर आपको बनाने के लिए इसको अमेरिका ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस सेंटर नहीं है पाकिस्तान में। तो इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर होना कि कल को रिप्लेस अगर आपको करना हो तो इसकी अवेलेबिलिटी, अदरवाइज आपको हायर कॉस्ट करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वर्टर आपने देख लें, इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज, ये रिपेयर करना है या इसके अंदर कोई इश्यूज आते ठीक करने वाले सेंटर्स अवेलेबल है कि नहीं, ये आपने देखना है। ऑन कॉल सपोर्ट, आपको इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट एरर्स आते हैं, वो फ़ोन कॉल के ऊपर भी आप ठीक हो सकते हैं। तो आपको ऑन कॉल सपोर्ट आपको ऐसे कंपनी से आप परचेज करें जिनके पास ये अवेलेबल हो। नंबर ऑफ एम्पीपीटी से टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल हाईली स्किल्स इंजीनियर के लिए, तो एक एम्पीपीटी जितना ज़्यादा होता है उतने इंस्टॉलेशन रिलायबल हो जाते हैं। तो एटलीस्ट ये 3-4 पॉइंट से ये आप ज़रूर चेक करें, कोई इन्वर्टर परचेज़ करने से पहले देखें ये 3-4 चीज़ें आप पाकिस्तान में अगर अवेलेबल है तो आप वो इन्वर्टर परचेज़ कर सकते हो, चाहे वो यूरोपियन हो या चाहे वो चाइनीज़ इन्वर्टर्स हो। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, पैनल आपने कर लिया और इन्वर्टर आपने देख लिया, अब हम आप आ जाते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर के बहुत से इश्यूज़ हैं, काफ़ी कंपनीज़ को इंक्लूडिंग हमारे कंपनीज़ के साथ भी ये इश्यूज़ रहते हैं
कि स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डिज़ाइन ना होने की वजह से या इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली ना होने की वजह से या तो वो रस्टिंग खा रहे होते हैं या फिर वो हाई स्पीड विंड्स के अंदर जो है ना पैनल्स वगैरह जो है ना डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो उससे डैमेजेस वो भी ज़्यादा हो जाते हैं और नुकसान कंपनी को और कस्टमर को थे और हेडेक अलग है। तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर आपने कुछ पॉइंट्स है जिनको आपने ख्याल रखना है। कुछ स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट टाइप्स है और उनके डिज़ाइनिंग को हम देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर आते हैं, ये 2 या 3 पैनल वाले स्ट्रक्चर हैं, आप आरसीसी रूफ के ऊपर आपने लगाना है। तो ये स्ट्रक्चर आपके पास अवेलेबल है इस तरह के नॉर्थ, ये रूफ मोस्टली आरसीसी रूफटॉप या प्लान ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं छतों के ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने छत इस्तेमाल करने के फैक्ट्रीज में कैफेटेरिया वगैरह या प्रेयर एरिया के लिए इस्तेमाल होते हैं। घरों के अंदर सिटिंग एरिया बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना देते हो, हाई राइज स्ट्रक्चर बना देते हो 7-8 फीट की हाइट के ऊपर, तो बहुत इजीली लग सकते हैं। लेकिन आपने उसके अंदर भी 1-2-3 चीज़ें ख्याल रखने हैं। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है रूफ के लिए उसका तो आप एल्युमिनियम को कंसिडर करें तो लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत अच्छा रहेगा। और जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है वहाँ पर एटलीस्ट हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन होते हैं, वरना गैल्वेनाइजेशन का आप ज़रूर रखें या हाईली पेंटेड हो, ताकि आपकी जो लाइफ है स्ट्रक्चर की वो ज़्यादा हो आपके पास। तीसरा आते हैं कारपोर्ट्स, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था, आपके पास अगर पार्किंग एरिया है तो उसके ऊपर अगर आप इजीली सोलर पैनल इंस्टॉल किया जा सकता है, प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ हो तो लॉन्ग लाइफ के लिए आपके पास स्पेस भी वहाँ पर ज़ाया नहीं होता और आपको वहाँ पर शेड वगैरह भी मिल जाते हैं। तो यू कैन इजीली इंस्टॉल सोलर पैनल ऑन कार पार्किंग एरिया एज वेल। एक्सक्यूज मी सर। जी जी पार्टिसिपेंट्स, आप पहले 2 सर्टिफिकेट क्लेम कोड अपने पास नोट डाउन कर लें, जो है 5-6। आई रिपीट, पहले 2 सर्टिफिकेट क्लेम कोड्स हैं 5-6। ये स्क्रॉल बार जो नीचे चल रहा है उसके एंड में भी आपको नजर आ रहे होंगे, आप उधर से भी देख सकते हैं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ठीक हो। तो इन स्ट्रक्चर के बाद, अच्छा, दीज आर 3 स्ट्रक्चर्स, लेकिन कुछ और स्ट्रक्चर्स भी है जिस तरह के आपके घर के छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों के फैक्ट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा होते हैं, पीवी शेड्स के जो है ना फैक्ट्रीज़ के बने होते हैं पीवी शेड्स के ऊपर। उन पीवी शेड्स के ऊपर भी आप इजीली, या चादर की जो छतें बनती है उनके ऊपर भी आप सोलर सिस्टम इजीली पैनल लगाया जा सकता है उसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करते हो। नीचे इसके जो पीवी शेड्स के पोल लगे हुए हैं, गार्डर्स वगैरह लगे हैं, वो प्रॉपर्ली आपने वेट एनालिसिस वगैरह करके आप इसके ऊपर बहुत खूबसूरती से पैनल लगाए जा सकते हैं। क्लीनिंग का आपने एक चीज़ ख्याल रखना है, अगर आप किसी चादर की छत के ऊपर कर रहे हैं तो प्रॉपर क्लीनिंग पाथ बना के यू कैन ईजिली इंस्टॉल सोलर सिस्टम ऑन दिस काइंड ऑफ रूफटॉप एज वेल। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। मेजरली सिर्फ ये था कि जो भी छोटे नट बोल्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो जीआई के इस्तेमाल होने की वजह से होता ये है कि 4-5 साल के बाद, स्पेशली इन कोस्टल एरियाज़ में, कराची हो गया, कराची में भी, सी व्यू के साइड एरियाज़ में, हैदराबाद में कोस्टल एरियाज़ में, तो इनके अंदर बाकी सोलर सिस्टम सारे ठीक करे, छोटे नट बोल्ट्स एसएस के लगाने के बजाय आप वहाँ पर जीआई के लगा लेते हैं। नट बोल्ट जंग खा जाते 3-4 साल के बाद, फिर कोई हाई स्पीड विन आ जाते हैं, तो वहाँ पर इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने देखना है जिनकी कॉस्ट काफ़ी कम है बट टेक्निकली इन चीज़ों को साउंड कर देते हैं आपके प्रोजेक्ट की लॉन्ग लाइफ को। तो इन चीज़ों का आपने ज़रा ख्याल रख के चलना है, तो इंशाल्लाह स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर भी इश्यूज़ नहीं आएगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं सोलर में डोंट्स। डोंट्स का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसमें कुछ चीज़ें ये है, आरसीसी रूफटॉप के ऊपर अगर आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो ड्रिल करना होता है छत के ऊपर, रावल बोल्ट होते हैं, एंकर बोल्ट लगते हैं, तो वो ड्रिलिंग कुछ लोग डायरेक्टली छत के ऊपर करते हैं। या तो ये हो कि आपके छत वाकई में पिछले 2-3 ईयर्स के ऊपर बने हुए हों, या 1 फीट से ज़्यादा के छत, तो ठीक है, यू कैन डू, आप डायरेक्ट ड्रिलिंग कर सकते हो, इश्यू नहीं है। उसके साथ प्रॉपर वाटर प्रूफिंग मटेरियल आप इस्तेमाल करें, ताकि ये हो कि आपको बाद में 5-10 साल बाद जाके सीपेज का इशू ना आए। क्योंकि अगर आप 10 पैनल भी छत पे लगा रहे हैं तो आपके कम से कम 20 से 30 ड्रिल्स होते हैं, एंकर बोर्ड्स लगते हैं जो कि 2-3 इंच के होते हैं। तो अगर आप एंकर बोर्ड 20-30 आप ड्रिल करेंगे छत के ऊपर, सीपेज के इशू आ सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर इसके अंदर जो है ना मटेरियल्स लगते हैं जो कि सीपेज को रोकते हैं, तो वो मटेरियल इस्तेमाल करें। सेकेंडरी थिंग है, या तो आप इसके ऊपर जहाँ जहाँ आपके ड्रिल हो रही है वहाँ पर छोटे छोटे फाउंडेशंस बना रहे हैं, छत को आप डैमेज ना करें लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर। अब इसके बाद कुछ चीज़ें ये होते हैं कि डीसी केबल्स के अंदर लोग जॉइंट्स करते हैं। जॉइंट्स भी कैसे करते हैं, जो नॉर्मल रेड एंड ब्लैक टेपिंग करते हैं। सोलर के अंदर इस चीज़ को स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप केबल के अंदर, डीसी केबल, अगर आप सोलर पैनल से आपके एक वायर आ रहे हैं इन्वर्टर के अंदर जा रहे हैं, बीच के अंदर आप उसको टैपिंग ना करें। टैपिंग करना बिल्कुल भी इसको वो नहीं समझा जाता, क्वालिटी वर्क नहीं समझा जाता। इसकी वजह ये है,
पैनल आपकी 25 साल की वारंटी में है। अगर आप विदाउट जॉइंट के वायर लगाएंगे, वो प्रॉपर कंड्यूट होंगे या प्रॉपर चैनल डैक के अंदर होंगे या केबल ट्रेस में होंगे, तो वो भी नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स रन हो सकते हैं। अगर आप इसको जॉइंट लगाएंगे तो इट विल नॉट गो अबव 3 to 4 ईयर्स। 3 साल बाद आपको वायरिंग ख़राब हो जाएंगे, फिर आपको री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अंदर आपने इस अंडर गेज केबल, जहाँ पर 4 mm की केबल या 6 mm की केबल लगनी चाहिए वहाँ 4 mm लगे। ऐसी केबलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा गेज के इश्यूज आते हैं। आप 50 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो, वहाँ पर भी आप 10 mm के केबल लगा रहे हो। 10 किलोवाट के सिस्टम लगा रहे हो, वहाँ पर भी आप 5 mm 6 mm की। तो जितने किलो सिस्टम बढ़ जाते हैं, ऐसी केबलिंग के साइज इंक्रीज हो जाते हैं। तो ऐसी केबलिंग के वायरिंग और गेज प्रॉपरली लगाना लाजमी है, अदरवाइज ये होगा पीक टाइमिंग के अंदर जब प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं आपके पास, तो इसके पास होता यह है कि गर्म हो जाते हैं वायर, फिर आपको डैमेजेस होना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगते हैं। प्रोटेक्शन डिवाइसेस के अंदर एसी सोलर पैनल से जो करंट आ रहे होते हैं, वहाँ पर भी आपको ब्रेकर लगाना लाजमी है। अगर आपके सोलर पैनल के साइड पे कोई काम करना हो, कोई डैमेज होते हैं, तो आप उस ब्रेकर को ऑफ कर सकें, तो उसको आप डीसी ब्रेकर्स कहते हैं। फिर इसके बाद एसी साइड के ऊपर जहाँ से आपके 3 फेस निकल रहे होते हैं, सिंगल फेस जो भी होते हैं, एम्पेयर आ रहे होते हैं, डीसी एसी एम्पेयर होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ब्रेकर लगाना लाजमी है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाना लाजमी। ये जो 4-5 घरों के अंदर एक चीज़ मैंने मेनली देखा है फैक्ट्रीज घरों के, अर्थिंग नहीं होते। अर्थिंग वैसे भी होना चाहिए सोलर सिस्टम के बगैर भी, बट हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं होता घरों के अंदर, जो कि बहुत ख़तरनाक है। बहुत सारे जगहों के ऊपर टीवीज उड़ जाते हैं आपके, बहुत डैमेजेस हो जाते हैं, या फायर लग जाते हैं घरों के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थिंग आपके प्रॉपरली नहीं होते। जिन घरों के अंदर अर्थिंग प्रॉपरली होते हैं, सेफ्टी मेजर्स, न उनके यहाँ करंट का इश्यू होते हैं, ना इनके यहाँ जो है ना ये लीकेज करंट को ड्रैग करते हैं, तो वहाँ पर डैमेजेस कम से कम आते हैं। तो दैट इज़ द वन थिंग कि प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपके कम्प्लीटली लगने चाहिए। ये स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है सोलर इंडस्ट्रीज में। अर्थिंग का मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर अर्थिंग के अंदर आपके घरों के अंदर होने चाहिए, जिसकी एक वैल्यू होते हैं जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रेजिस्टेंस, बॉडी के रेजिस्टेंस से कम हो। ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस 7 ओम होते हैं, तो ये नॉर्मल ये कहा जाता है कि आपकी जो अर्थिंग होने चाहिए घर के अंदर वो 5 ओम से बिलो हो, आपकी बॉडी के रेजिस्टेंस से कम हो, ताकि घर के अंदर कहीं कोई लीकेज करन हो, आपके हाथ लगे दीवार को या उन एरियाज में, तो वो आपके बॉडी से पास ना हो। अर्थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अर्थिंग घरों के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं, जहाँ पर सोलर पैनल लगते हैं वहाँ तो ये मस्ट करते ही करते हैं। हर कंपनी से अगर नहीं करेंगे तो आप फोर्स करें, अर्थिंग करके दे दें। लाइटिंग अरेस्टर्स होते हैं जिस तरह के, जिसे हम कहते हैं आसमानी बिजली। प्रॉपरली लाइटिंग अरेस्टर्स या अर्थिंग प्रॉपरली ना करने के नुकसान यही होते हैं, गरज चमक के साथ बिजली आती है, हाई वोल्टेज हाई एम्पेयर इसके अंदर होते हैं। तो इन सिस्टम्स के अंदर होता है कि जब ये सोलर पैनल के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो फिर अगर आपकी अर्थिंग प्रॉपरली हुई है या आपने लाइटिंग अरेस्टर आपने प्रॉपरली लगाए हुए हैं, सेफ्टी डिवाइसेस, इसमें कुछ नहीं होगा। अदरवाइज होगा ये कि इट विल डैमेज द होल पैनल। तो एक पैनल जो इस वक्त 400 वाट के पैनल है, 15-15 20-20 हज़ार के पैनल है, तो इन 1 सेकंड आप ह्यूज अमाउंट आप लॉस कर रहे होंगे। तो बेहतर है कि सेफ्टी मेजर्स को आप सोलर पैनल में अपने घरों के अंदर ज़रूर कंसिडर करें। वेंडर सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया था, किन कंपनीज़ के साथ आपको काम करना चाहिए, कंपनीज़ की क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। देखें, चलते फिरते दुकान से आप सोलर सिस्टम ना लगाएं, क्योंकि ये एक टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टाइम सेविंग होता है ये सोलर पैनल। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ अगर आप चेक करें तो 2 सर्टिफिकेशन तो आप किसी भी हाल में चेक करें। एक सर्टिफिकेशन AEDB लिखा हुआ है, अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड पाकिस्तान है। ये सर्टिफाई करते हैं डिफरेंट सोलर की कंपनीज़ को कि ये कंपनी सोलर के काम करने के लायक है कि नहीं है, ये कितना कैपेसिटी रखते हैं, कितने इंजीनियर इनके पास है, कितने इनके पास क्वालिटी के काम होते हैं, कितने इनके शिकायत इनके पास आए हुए हैं, कितने काम ये लोग कर रहे हैं कैपेसिटी के अंदर, ये सारी चीज़ें, और कौन कौन से पैनल इन्वर्टर ये लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना फाइनेंशियली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर किसी कंपनी में कोई नुकसान हो जाते हैं तो फिर ये इसको लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। ये सारा अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड कंपनीज़ को मेजर करते हैं, उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी भी सोलर सिस्टम लगाने जाएं तो उनसे ये ज़रूर पूछें आपके पास AEDB के सर्टिफाइड वेंडर है कि नहीं है, आपके सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। बाकी फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी एक सर्टिफिकेशन दे देते कंपनीज़ को, वो भी अगर आप चेक करना चाहें तो कर लें। ये सर्टिफिकेशन कंपनीज़ की कैपेसिटी को डिफाइन कर रही होती है, ये कंपनीज़ कितनी जो है ना सर्टिफाइड है, ये कितनी कंपनीज़ कैपेबिलिटी रखता है। नंबर सेकंड थिंग की 3 चीज़ें आपने, वो 2-3 चीज़ें और ख्याल रखने। अगर आप जितने कैपेसिटी के सिस्टम लगा रहे हो, अगर आप 50 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगा रहे हो, तो आप ये देखें कि यही कंपनी
50 किलोवाट के पिछले 2-3 सालों के अंदर 3, 4, 5, 10 सिस्टम इन्होंने लगाए हो, ताकि इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि इनके पास इतनी एक्सपीरियंस है कि आपका सिस्टम ठीक तरीके से लगा सकें। उन साइटों पे जाएं, जाके देखें उन्होंने जो आपके सिस्टम लगा रहे, जितने 10 किलोवाट घर में लग रहे हैं तब भी जाके सिस्टम देख लें कि उन्होंने 10 किलोवाट के कितने सिस्टम लगाए हुए और कैसे लगाए हुए, फिजिकली जाके चेक करें। आप एक अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो बाद में हेडेक से बेहतर है आप इनिशियली थोड़ा सा वर्किंग करें कंपनी के साथ। कंपनी के वेयर हाउस, क्योंकि जो सोलर पैनल इन्वर्टर है ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होता। आई एम टेलिंग वंस अगेन, इट इज़ इम्पोर्टेड मटेरियल, ये सारा इम्पोर्ट होता है आइदर फ्रॉम यूरोप और चाइना। सो वन थिंग यू शुड मेक श्योर कि ये कंपनी खुद इम्पोर्टर है कि नहीं है, इनके पास कितने स्टॉक अवेलेबल है। कल को अगर आपके इन्वर्टर में फॉल्ट आ जाते हैं, पैनल में फॉल्ट है, आइदर दे हैव ए कैपेसिटी टू रिप्लेस इट या रिपेयर इट, इनके पास है कि नहीं, ये कैपेसिटी ज़रूर चेक करें कि वेयर हाउसेस के अंदर जाएँ। रेफरेंस लिस्ट मंगवा लें उनसे कि कितने सिस्टम आपने लगाए हुए, उनका हमें रेफरेंस लिस्ट दे दें। उन लोगों से फीडबैक ले लें जिन्होंने सिस्टम लगाए हुए कि ये कंपनी कैसे काम करते हैं, इनकी जो है ना वर्किंग फ़िलासफ़ी क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में चेक करें। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इनको आपने ज़रूर जहन में रखना है किसी कंपनी के साथ जाते हुए। ब्लाइंडली किसी कंपनी के साथ ना काम करें, उससे नुकसान ये होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, बाद में सिस्टम में फॉल्ट आते हैं, ये आपको बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट कर देते हैं बाद में। कॉस्ट एनालिसिस ये मेजरली तो नहीं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक जनरल सा ये है कि अगर आप फैक्ट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो हमने एक छोटा सा कॉस्ट एनालिसिस बनाए हुए हैं, जिसको आप अपने एंड पर रख लें कि कितनी कॉस्ट आ सकती है एक सिस्टम के। 50 किलोवाट वाले सिस्टम के ऊपर तकरीबन 45 से 50 लाख रुपये खर्चा होगा। 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम आप लगा लेते हैं तो कंप्लीट पैकेज जो आ सकते हैं वो 80-85 लाख में आ सकते हैं। तो ये एक हमने जर्नलाइज कॉस्ट की, और इसको मैं नीचे भी बताया हुआ है कि ये कितने महीने में आपको कितने पैसे बचा के दे सकते हैं। एक जर्नलाइज शीट है, अगर आप देखें तो 50 किलोवाट सिस्टम आपको 50 लाख रुपए या 45 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है आपके पास, ठीक हो गई जी। इसको स्पेस जो चाहिए होगा टोटली, वो इसके अंदर टोटली हमने लिखे हुए कि कितने स्पेस इसके अंदर आपको चाहिए होते हैं। मंथली कितने यूनिट, 6 से 7 हज़ार यूनिट इसको आपको चाहिए होते हैं। 5,000 स्क्वायर फीट इसको जगह चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो ये सिस्टम आपको महीने में 1,25,000 या 1,17,000 से 1,20,000 तक आपको सेव करके दे सकते हैं। तो आप अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हो। 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपको 1,20,000 बचा के दे रहे हो, तो 12 महीनों में अगर आप देखेंगे तो 15 लाख आपको सेव कर रहे हो। तो 15 लाख का मतलब है 3 साल में आपके इन्वेस्टमेंट वापस आ रहे हैं। सिस्टम की वारंटी 15-20 साल आपको परफॉर्म करते हैं, तो अगला जो है ना 10 to 15 ईयर्स आप इतने पैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी आपको मिले। इट्स जर्नलाइज कैलकुलेशन, बट अभी हर कंपनी के आपके साइट विजिट होंगे तो हर एक की कॉस्ट अलग है, बट इट्स अ जर्नलाइज कॉस्ट। इसी तरह के स्मॉल यूनिट्स के अंदर भी हमने एक जर्नलाइज कॉस्ट बनाए हुए हैं, जिनके बिल इलेक्ट्रिसिटी यूनिट अगर 600 कंजम्पशन है उनको 10-5 किलोवाट के सिस्टम लगना चाहिए। जिनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1000 यूनिट से लेकर 1300-1400 यूनिट है तो उनको 10 किलोवाट का सिस्टम फिजिबल है, या 2000 से अबव यूनिट है तो 15 किलोवाट का सिस्टम। ये हमने एक जर्नलाइज शीट बनाया है आपकी, अगर आप यूनिट कंजम्पशन है तो कितने किलोवाट का सिस्टम आपको मोस्ट सुटेबल है, और उसकी एवरेज कॉस्ट क्या आ सकते हैं और उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो सकते हैं। एक जर्नलाइज कॉस्टिंग शीट है, बट इट इज़ नॉट वंस अगेन ऑथेंटिक शीट नहीं है। हर कंपनी के अलग होते हैं, हर लोकेशन के अलग कॉस्ट होते हैं, हर एक प्रोडक्ट के अलग होते हैं, हर इन्वर्टर की कॉस्ट अलग होती है। यूरोपियन इन्वर्टर की कॉस्ट अलग है, चाइनीज इन्वर्टर की कॉस्ट अलग है। तो ये हमने एक जनरलाइज कॉस्टिंग की हुई है वंस अगेन। हाइब्रिड जो बैटरीज के साथ सिस्टम होते हैं उनके भी हमने एक जनरलाइज शीट बनाए थे। अगर आप 1 घंटे के बैकअप के साथ या आपने कुछ फैंस चलाने, लाइटें चलाने, तो अगर आपकी सिस्टम कितने किलोवाट का डिज़ाइन होगा, उसकी कॉस्ट कितना आएगा और आपको कितना बैकअप दे देगा। इट्स अ जनरलाइज एक शीट हमने ये भी बनाया हुआ है। फिर इसके बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये आ जाते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग के ऊपर, कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान में ये एक लॉन्च किया था कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बहुत शॉर्टेज है। जब देखा कि सोलर के हमारे पूरे पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी मार्केट है, तो स्टेट बैंक ने एक इनिशिएटिव ली, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हम इनको फाइनेंसिंग कर देंगे जो लोग सोलर प्रोजेक्ट ले रहे हैं। तो जिस तरह कार फाइनेंसिंग होते हैं, घर आपके फाइनेंसिंग पे मिल जाते हैं, इसी तरह उन्होंने कहा कि सोलर प्रोजेक्ट पे फाइनेंसिंग करेंगे, और इसके ऊपर उन्होंने सब्सिडाइज कर दी, सब्सिडी दे दी गवर्नमेंट ने, और कहा कि 6% फिक्स मार्कअप के ऊपर करेंगे। नॉर्मली जो भी फाइनेंसिंग होते हैं वो तकरीबन 15% 14% से अबव के ऊपर होते हैं, क्योंकि जो एक फिक्स चार्ज होते हैं फिर सुबह काइबोर इसके ऊपर लगते हैं, तो ये तकरीबन 15% के ऊपर से अबव जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये कि इन्होंने काइबोर इन्होंने ख़त्म कर दिए, फिक्स 6% मार्कअप के ऊपर आपको फाइनेंसिंग मिलेंगे। 1 लाख के ऊपर 6,000 आप पे चार्ज होगा, तो आपके 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप बैंक से पैसे ले सकते हो। इसके प्रोसीजर सिंपल ही होता है,
आप किसी वेंडर के ऊपर जाते हो, उस वेंडर बैंक के अंदर जाते हो, आप कहते हो कि मुझे सोलर फाइनेंसिंग चाहिए, तो उस बैंक के प्लेटफॉर्म पे कुछ सोलर कंपनीज होते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एक बैंक के ब्रांच में गए, उनका मैंने सोलर के फाइनेंसिंग चाहिए, तो आपको 8-10 कंपनीज की लिस्ट देंगे, इन कंपनीज के पास हमारे वेंडर है, आप इनसे कॉन्टेक्ट करें, इनसे आप कॉस्ट प्रोजेक्ट की कॉस्ट ले लें। आपके घर के फॉर एग्जांपल 10 किलो, तो आपको 3-4 कंपनीज ने आपको कॉस्टिंग ले ली, आपने एक कंपनी के साथ ये फाइनल कर दिया कि फ़लाँ कंपनी के साथ मैं सोलर लगाने जा रहा हूँ, तो आप वापस बैंक के पास जाओगे, इस बंदे के साथ मैंने काम करने। तो बैंक वाले फिर आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं, आपके CNIC चाहिए होंगे, उनके एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म फिल करने के लिए आपको दे देंगे। बाकी आपके लास्ट 1 और 2 ईयर्स के बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए, ये आप जमा करेंगे। तो फिर बैंक क्या करते हैं कि पैसा दे देते हैं अपने वेंडर को, 50% पैसा दे देगा वेंडर को और बोलेगा आप इस क्लाइंट के घर पे सोलर सिस्टम लगा दें। अब वो वेंडर जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो आके आपके घर पे पूरा सोलर सिस्टम लगा देगा। जिस दिन आप अप्रूवल दे देंगे, सिस्टम आपका रनिंग फॉर्म में आ जाएगा, आप बैंक ब्रांच को बताएंगे इस बंदे ने मुझे सिस्टम लगा के दिए, वो जो रिमेनिंग अमाउंट रोक के रखे हुए वो फिर उस कंपनी को पे करता है वो। तो इस तरीके से होता ये है कि एक दफ़ा कंपनी को पे कर दिया, तो फिर आपके और बैंक का काम स्टार्ट हो जाते हैं। आप मंथली बेसिस पे बैंक को आप इंस्टॉलमेंट दे रहे होते हैं, बिजली आपके पास घर में आ रहे, बैंक की फाइनेंसिंग के थ्रू आ रहे, कंपनी कोई सिस्टम में फॉल्ट आते हैं आपके पास, तो वो कंपनी आके ठीक कर रहे होते, तो ये एक राउंड द सर्कल चल रहे होते हैं पूरे। तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा लोग फाइनेंसिंग के ऊपर जाना चाह रहे हैं। इसकी मोर डिटेल अगर आप लेना चाहें तो आप इसके बाद किसी भी एग्रेसिवली इस वक्त जैज़ बैंक वाले हैं, बैंक अल्फला वाले हैं, हबीब मेट्रो बैंक, अल हबीब बैंक है, ये कुछ बैंकिंग सेक्टर से जो एग्रेसिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इनके आप ब्रांचेस में जाएँ, वहाँ से आपको क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टैक्सेस अगर आप सोलर सिस्टम पे देखें, नॉर्मली कोई भी चीज़ अगर आप परचेज़ करते हैं तो ये इसके ऊपर 17% GST हो जाता है, फिर इनकम टैक्स काफ़ी चीज़ें लग जाती है। सोलर सिस्टम वाहिद चीज़ है, ये ग्रीन एनर्जी है और इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ वजह से पूरी दुनिया में इसके ऊपर टैक्सेस नहीं है, तो पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर इनकम टैक्स, GST वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह इसके ऊपर एग्जेम्प्टेड है। तो कोई भी आपको टैक्सेस चार्ज नहीं होगा, सीधा सीधा जो एग्जैक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट है वही आपको पे करना होगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, टैक्सेस इसके अंदर नहीं है, ग्रीन फाइनेंसिंग इसके टोटल है। फिर इसका प्लांट मॉनिटरिंग आ जाते हैं, फाइनल 1-2 स्लाइड हमारे पास है, फिर हम आप लोगों के आंसर क्वेश्चंस ले लेंगे। तो ग्रीन फाइनेंसिंग का जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग के अंदर ये आ जाता है कि सोलर सिस्टम जितने भी लगते हैं, ये इतना स्मार्ट है कि आप अपने मोबाइल से पूरा सोलर सिस्टम आप मॉनिटर कर सकते हो। आज के दिन आपके सोलर सिस्टम ने कितना एनर्जी प्रोड्यूस की है, कितने आपके घर में कंजम्पशन हुई है, कितने आपने के इलेक्ट्रिक को या कोई भी आप उनको आपने कितने यूनिट बेचे हुए। तो ये सारा जो भी सोलर सिस्टम की प्रोडक्शन है वो आप अपने मोबाइल पे आप देख सकते हो, उसका आप मॉनिटर कर सकते हो। तो कोई भी बंदा आपको चीट नहीं कर सकते, आपके सिस्टम परफॉर्म नहीं कर रहे, आप लाहौर में बैठे हो, कराची में आपका सिस्टम लगा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं आपके सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई फॉल्ट है, आप वेंडर को फ़ोन करें आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, वो आके इसको चेक करके जाएगा। तो इसके एक्सेस जो सोलर कंपनी से इंस्टॉल कर रहे हैं उनके पास भी होते हैं, कस्टमर को भी इसके एक्सेस मिल जाते हैं। आप कहीं से भी अपने प्लांट को रिमोटली आप सोलर को आप मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी क्या प्रोडक्शन आ रही है सोलर सिस्टम की। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम की, सोलर सिस्टम कैसे काम करेगा ऑल। तो ये हमारी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी सोलर सिस्टम को लेकर। बाकी आप लोगों की अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है, कोई क्वेरीज है, तो फिर हम इसको फर्दर एड्रेस करेंगे इसके अंदर। जी अली। ठीक है पार्टिसिपेंट, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट कर दें ताकि सर आपका जवाब दे सकें। और इसके अलावा आप अगले 2 सर्टिफिकेट क्लेम कोड्स भी नोट डाउन कर लें, जो है 2-4। आई रिपीट, अगले 2 सर्टिफिकेट क्लेम कोड्स हैं 2-4, ये आप नोट डाउन भी कर लें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट कर दें ताकि सर आपको जवाब दे सकें। तो जब तक पार्टिसिपेंट क्वेश्चन कर रहे हैं अपने, तब तक मैं आपको सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जो आपको सर्टिफिकेट क्लेम कोड बताए गए हैं, 4 सर्टिफिकेट टोटल क्लेम कोड बताए गए हैं, 2-2 करके आपको, वो आपको अपने पास नोट कर लिया, आपने नोट कर लिए होंगे। वो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे अपने अकाउंट में, और अनअटेंडेड कोर्सेज के टैब में आप देखेंगे कि आपका ये वेबिनार आ रहा होगा। उधर आप जाकर इंटर CCC करेंगे। अगर आपने सही सर्टिफिकेट क्लेम कोड इंटर करे होंगे तो आपके सर्टिफिकेट क्लेम कोड एक्सेप्ट हो जाएंगे। और फिर अगर रिफ्रेश करेंगे आप अपने अकाउंट को, देखेंगे सर्टिफिकेट के टैब में आपका सर्टिफिकेट आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी और हमारा लेक्चर बहुत क्लियर इंफॉर्मेटिव होगा। और उम्मीद करेंगे कि हमारे आने वाले वेबिनार में भी हमें ज्वाइन करें। सर की कोई क्वेश्चंस हैं तो आप देख लें। ये मेरे पास फ़िलहाल, अच्छा यहाँ पर एक हमज़ा साहब ने क्वेश्चन किया, फीडिंग टू द जेनसेट, ठीक है क्या?
This way we are still utilizing the solar energy with partial load on the genset if the grid is off during the day. Is it feasible? हाँ, देखिए हमजा साहब, बिल्कुल पॉसिबल है। ये फैक्ट्रीज के अंदर ज़्यादा फिजिबल होता है, जिसको हम कहते हैं सोलर जनसेट्स के साथ जो है ना इन सिंक करके चलाते हैं। होता ये होते हैं सिर्फ मेगा स्केल्स के ऊपर, मेगावाट्स के अंदर ये सिस्टम डिज़ाइन होते हैं। इसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग है, इसके अंदर थोड़ा सा इश्यूज की टेक्निकलिटी से इसको ख्याल रखना होता है। होता यह है कि जब आप सोलर सिस्टम, जब ये जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है ये ऑन होते हैं हमेशा 3 फेज कनेक्शन के ऊपर। इसको आप 3 फेज कनेक्शन चाहे आप ग्रिड से दे दें या फिर आप जनसेट से दे दें, इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। अब सोलर के अंदर एक चीज़ ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर में ये हमेशा अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे काम कर रहा होता है। ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे काम करने का मतलब ये है कि अगर आप 100 किलोवाट का सिस्टम है, अगर वो 80 किलोवाट की कैपेसिटी रखते हैं तो वो 80 किलोवाट प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अब होता यह है कि जनरेटर के साथ जब आप इसको सिंक करते हैं तो जनरेटर में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके लोड है 150 किलोवाट, आपके लोड शेडिंग हुई, आपने जनरेटर ऑन की, सोलर ऑन हो गया, या 100 किलोवाट है, तो होता यह है कि 100 किलोवाट है आपकी कंजम्पशन और आपके जनरेटर लगे हुए तकरीबन 100-150 केवीए के, ठीक है जी। तो सोलर 80 किलोवाट दे रहे हैं तो 80 किलोवाट तो सोलर से आ जाएगा आपके पास, लेकिन 20 किलोवाट जनरेटर से आ रहे हैं। तो हमेशा याद रखें डीजल जनरेटर के अंदर भी 2-3 कॉन्सेप्ट हमें देखना होते हैं। अंडर रेटिंग के ऊपर आप डीजल जनरेटर को नहीं चला सकते। अंडर रेटिंग से मतलब ये है इसके 50% से बिलो लोड आप नहीं रख सकते, 50% से बिलो पे आप लोड को रन नहीं कर सकते। तो आपको एटलीस्ट 50% लोड आपको रखना है जनरेटर, डीजल जनरेटर के ऊपर, ठीक हो गया जी। और उसके अलावा आपको एक चीज़ ये देखना होता है कि जब आपके 50% आपके लोड रखेंगे तो इस लोड मैनेजमेंट के लिए इसके पास आते हैं फ्यूल कंट्रोलिंग डिवाइसेस। अब आपके फ्यूल कंट्रोलर डिवाइस लगाएंगे तो उसके अंदर प्रॉपर प्रोग्रामिंग होता है कि आपने 50% लोड पे आपने जनरेटर को चलाना है तो वो सोलर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपके सोलर के अंदर 80 किलोवाट प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते भी हैं तब भी वो ये करेगा कि 50% लोड जनरेटर पर रखेंगे ताकि जनरेटर अंडर लोड रन ना हो, बाकी जो रिमेनिंग लोड है वो सोलर से आपको दे देगा। अगर किसी भी केस के अंदर सोलर की प्रोडक्शन बादल आने की वजह से डिक्रीज कर जाते तो वो लोड जनरेटर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। मेगावाट स्केल में ये होता है कि अगर आप फ्यूल एफिशिएंट करने के लिए डीजल जनरेटर के साथ आप इसको सिंक करने के लिए क्या करते हैं, 1 मेगावाट के सोलर सिस्टम लगावे तो आप 250 केवीए के 3-4 जनरेटर में आप ब्रेकअप करते हो, उसको आप सोलर के साथ सिंक करते हो। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि सोलर फॉर एग्जांपल 700 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक 250 केवीए के जनरेटर के साथ इसको आप सिंक करके चला सकते हो, तो बाकी आपके 3 जनरेटर आपके ऑफ हैं, तो मेजर लोड आपके सोलर कवर करें। किसी भी वक्त बादल की वजह से सोलर की प्रोडक्शन 500 पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर करेगा, दूसरी जनरेटर को ऑन करेगा। तो इसके अंदर पूरा ये जनसेट फ्यूल कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, ये सारे कंप्लीट प्रोग्रामिंग के साथ एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ। यस, यू कैन डेफिनेटली सिंक द सोलर सिस्टम विद जनरेटर टू मेक द फ्यूल एफिशिएंट, टू मेक जनरेटर फ्यूल मोर फ्यूल एफिशिएंट। तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोविजन से इसको आपको देखना पड़ेगा। हमजा साहब कहते हैं इन ऑन ग्रिड बैटरी लेस सोल्यूशन कैन यू गेट सम सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर व्हिच combines the three power sources generated better solar hybrid and have some controller that would protect the reverse। देखें प्रोटेक्ट द रिवर्स, ऑब्वियसली ये जो मैंने आपको बात बताई का फ्यूल कंट्रोलिंग डिवाइस के अंदर एक चीज़ ऑन ग्रिड के साथ अगर आप करेंगे तो फिर ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ अगर आप करेंगे तो हमेशा होता है ये कि इसके अंदर एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवाइस नॉर्मली लगते हैं, तो वो फ्यूल कंट्रोल डिवाइस के अंदर ऑलरेडी बिल्ड इन होता है कि आपने बैक फीड इन नहीं करना। इसके अंदर ये भी ख्याल रखा जाता है कि अगर आपके सोलर अगर आपके 100 किलोवाट के आपके पास इंस्टॉल हुआ है और आपके जो लोड है 80 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके जनरेटर ऑन हो जाते हैं और किसी भी वक्त आपकी सोलर जो है ना जो लोड है आपकी वो हो जाते हैं 40 किलोवाट पे आते हैं, लेकिन सोलर के पास तो आपके पास 30 किलोवाट 40 किलोवाट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उससे बचने के लिए आप एक्सपोर्ट कंट्रोल डिवाइस लगते हो जो सोलर के वायर के ऊपर आप लगा लेते हैं। लेकिन फ्यूल कंट्रोलिंग डिवाइस के जो सेटअप में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होते हैं, इनके अंदर प्रॉपर प्रोग्रामिंग होते हैं जिसके थ्रू हम इस पूरे सेटअप को बनाते हैं। बाकी आपके जो सेकंड क्वेश्चन था रिगार्डिंग हाइब्रिड सॉल्यूशंस के लिए, हाइब्रिड इन्वर्टर्स देखें इसके अंदर जो बैटरीज के साथ भी और डीजल जनरेटर के साथ तो सच पॉसिबल मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन जो कुछ हाइब्रिड इन्वर्टर्स अभी आ रहे हैं जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं जिसके अंदर नाइट्रॉक्स से कुछ इन्वर्टर्स है या फिर मेरे ख्याल से इन्फिनी के भी कुछ इन्वर्टर्स है, इसको स्टैंड बाई के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी ये ऑन ग्रिड भी काम करते हैं, हाइब्रिड भी काम करते हैं। कुछ इन्वर्टर या नाइट्रॉक्स के कुछ सीरीज आ रहे हैं जिसमें आप अगर बैटरीज ना भी लगाओ तो भी ये रन हो जाते एज ए ऑन ग्रिड काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो बाद में इसके अंदर बैटरीज आप ऐड कर सकते हो।
तो यस देयर इज़ हाइब्रिड इन्वर्टर्स, कुछ नए इन्वर्टर्स भी मार्केट्स में अभी आ रहे हैं, गुडबी के कुछ इन्वर्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो जिनके साथ आप ये डेफिनेटली सिंक करके आप चलाया जा सकते हैं। दाऊद खान साहब पूछ रहे थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग, ग्राउंडिंग एंड न्यूट्रल। देखें ये मोरलेस देखें, न्यूट्रल तो हमेशा फेस आते थ्री फेस के अंदर, सिंगल फेस के अंदर। न्यूट्रल के जो कॉन्सेप्ट है वो तो आपके मेन ग्रिड के साथ है, जहाँ से क्या इलेक्ट्रिक आते हैं वो आपको न्यूट्रल के बगैर आपके ओवरऑल सिस्टम रन नहीं हो सकता। न्यूट्रल वायर तो एक कम्प्लीटली अलग चीज़ है, वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए सिंगल फेस में दो वायर है, तो एक न्यूट्रल होते हैं, एक आपके पास लाइव वायर होते हैं। न्यूट्रल वायर तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए होते हैं, जो कि पावर जनसेट से ही डायरेक्ट आते हैं, आपके पावर ग्रिड से आते हैं। बाकी अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग देखें मोर और लेस दिस आर सेम थिंग्स। होता ये है कि सेफ्टी डिवाइसेस के लिए आपके पास इतना ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं होते। अर्थिंग आपको करेंगे तो ग्राउंडिंग के अंदर भी तकरीबन जो अप्लायंसेस के अंदर ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट होते हैं, या फिर जो मेजरली आप घरों के अंदर करते हैं तो अर्थिंग आ जाती है। इनके एक ही मकसद होते हैं, कोई भी डिवाइसेस हो या घर हो या सोलर पैनल हो, इनको प्रोटेक्ट करना आपके पास आपका काम होते हैं। अब ये होते हैं कि न्यूट्रल के अंदर तो ये है कि ये फेस के साथ है। फॉर एग्जांपल आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, इसके अंदर आपके पास फेस 1 फेस 2 अगर आपके पास न्यूट्रल नहीं आ रहा है तो आपके इन्वर्टर के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो ऑन होने में भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन अर्थिंग वायर आपके पास नहीं है तो मे भी पॉसिबल इन्वर्टर आपका ऑन हो, मे भी पॉसिबल इन्वर्टर आपका ऑन हो जाएगा, काम करेगा, लेकिन किसी भी वक्त लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से या लीकेज करंट की वजह से अगर कोई करंट इन्वर्टर तक आ जाते हैं और आपके पास अर्थिंग कनेक्टेड नहीं है आपके पास, जो कि उसको ग्राउंड करने, करंट को लीकेज करंट को लेके जाने, वो आपको फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपके इन्वर्टर को ये कंप्लीट डैमेज कर सकते हैं जी। तो हाउ टू चेक सोलर पैनल एफिशिएंसी। देखें आज तक जो है ना सोलर पैनल की एफिशिएंसी को, ये जो एफिशिएंसी आपको जो दो वारंटीज आते हैं, एक पावर वारंटी है इन अनदर थिंग इज जो 25 ईयर्स की वारंटी आते हैं वो है पावर वारंटी। पावर वारंटी एक्चुअली एफिशिएंसी है जो 80% एफिशिएंसी। डायरेक्टली चेक करने के इसकी कोई तरीका नहीं है एफिशिएंसी चेक करने के सोलर पैनल के, अब तक जो है ना कोई ख़ास वजह नहीं। सिर्फ आप एक चीज़ चेक कर सकते हो, सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉल करके इसकी एम्पेयर आप चेक कर सकते हो कि टोटल पैनल, फॉर एग्जांपल ये जो 400 वाट 300 वाट के पैनल आती है 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर दे देते हैं और 35 से 40 वोल्टेज से डीसी वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो आप इसकी वोल्टेज और एम्पेयर पूरा दे रहे कि नहीं दे रहे ये चेक कर सकते हो। सेकेंडरी थिंग ये होता है कि सिस्टम इंस्टॉल करके उस वक्त आप चेक किया जा सकते हैं कि इंडिविजुअल पैनल को चेक करना ही मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 किलोवाट का सिस्टम है, एक नॉर्मल सनी वेदर्स के अंदर इसको 8 किलोवाट प्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो 8 किलोवाट प्रोड्यूस करे तो और आज सिस्टम की एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हो, लेकिन इंडिविजुअल पैनल की करना इट्स वेरी टफ जॉब स्पेशली इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमारे पास तो वैसे भी इक्विपमेंट नहीं होता। अर्थिंग इक्विपमेंट अभी अभी हमारे मार्केट में लोगों ने लॉन्च होकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वरना तो 3-4 साल पहले ये भी बड़ी मुश्किल से हमारे पास अर्थिंग भी चेक होते थे, जो हम मीटर्स वगैरह। तो सोलर की एफिशिएंसी चेक करने के सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ये देखना है कि वाकई में ये टीयर 1 क्वालिटी है कि नहीं है। तो एक ही तरीके जिस कंपनी से आप सोलर पैनल परचेज कर रहे हैं उनके फ्लैश रिपोर्ट आते हैं, टाइप टेस्ट रिपोर्ट आते हैं, COC रिपोर्ट आते हैं। इनके रिपोर्ट से वो डॉक्यूमेंट से जो मैन्युफैक्चरर इनको दे देते हैं कि ये वाकई में हमारी कंपनी से इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स जिसे कहते हैं क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या आजकल SGS का रिपोर्ट भी आते हैं। तो इन चीज़ों को आप चेक करें कि वाकई में ऑथराइज वेंडर से या ऑथराइज मैन्युफैक्चरर से ये पैनल मार्केट में आया है कि नहीं आया। तो ये 3-4 टेस्ट अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह इशू नहीं होगा इसमें। अच्छा, विच वन इज़ द बेस्ट वन, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। देखें ये दो रियाज साहब दो ऑप्शन इसके अंदर है, देखें इनकी टोटल सोलर की ना दो डिफरेंट ऑप्शन है, या ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड या ऑन ग्रिड आप करें तो बेहतर रहेगा। ऑन ग्रिड का मकसद सिर्फ उन एरियाज के लिए फिजिबल है। देखिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर की जो ऑन ग्रिड सिस्टम की ना वन ऑफ द मेन ड्रॉबैक इज दिस कि जब ये लोड शेडिंग होती है ना तो ये सिस्टम बंद हो जाता है। ये आप जहन में रख लें जो ऑन ग्रिड सिस्टम है। ऑन ग्रिड उन एरियाज में लगते हैं जहाँ पर आपके पास लोड शेडिंग नहीं है लेकिन आपको बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपका घर है, लोड शेडिंग नहीं है लेकिन बिल आ रहा है आपके पास, लाख आ रहे हैं, 70,000 आ रहे हैं, 80,000 आ रहे हैं। तो आप क्या करते हो कि ऑन ग्रिड सिस्टम लगा लें। ऑन ग्रिड सिस्टम लगा के जितना इलेक्ट्रिसिटी डे टाइमिंग के आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करें, रेस्ट इलेक्ट्रिसिटी आप एक्सपोर्ट करें इलेक्ट्रिक को या वापडा को आप बेच दें। तो ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो इसके अंदर एक दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट करते हो फिर आप इसके सेविंग आते हैं, आपको हर मंथ के 3-4 साल में आपके पैसे वापस हो जाते हैं। और ऑन ग्रिड में एक अच्छी चीज़ ये है कि जो इन्वर्टर लगते हैं वो 5 साल की वारंटी में आते हैं और एक्सटेंडेबल वारंटी भी होते हैं। तो जो ऑन ग्रिड में कंपोनेंट लगे हुए वो रिलायबल कंपोनेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है,
आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर आप जाते हो। लेकिन उसके ड्रॉबैक ये है, ये उन एरियाज़ के लिए ज़्यादा फिजिबल नहीं है जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है। तो लोड शेडिंग ऑफ ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम उन एरियाज़ के लिए ज़्यादा फिजिबल है जहाँ पर लोड शेडिंग ज़्यादा है या फिर वहाँ पर ग्रिड अवेलेबल ही नहीं है। तो वहाँ पर आप बैटरी सिस्टम पे जाते तो वहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि सिस्टम किसी भी टाइम ऑन ही रहेगा, वो परफॉर्म करता रहेगा आपको। लेकिन उसकी जो ड्रॉबैक इसके अंदर ये आ जाते हैं, बैटरीज आपको वारंटी का इशू है। आफ्टर एवरी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बाद आपको बैटरीज रिप्लेस करने। लिथियम आयन बैटरी है, 5 साल की वारंटी में आते हैं, लेकिन 6-7 साल आराम से निकाल लेते हैं। लेकिन उसका इशू ये है कि इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि अगर आपके नॉर्मल बैटरीज पर जो ड्राई बैटरी से वो 40-45 हज़ार के, तो लिथियम आयन बैटरीज विल कॉस्ट यू अराउंड अबाउट 1,60,000 रुपीज़ से ज़्यादा कॉस्ट करेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है उसमें। और ये जो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स है ना, वो 1 ईयर की वारंटी में आते हैं। ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड इन्वर्टर्स 1 ईयर की वारंटी में आते हैं। तो वो ओवरऑल सिस्टम रिलायबल नहीं रहते, लेकिन उसको आपको ये है कि जिन एरियाज़ में लोड शेडिंग आपको सोल्यूशन ज़रूर मिल जाते हैं। तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हो ऑफ ग्रिड में तो ये है कि यू नीड सोल्यूशन, सो यू हैव टू गो विथ इट, तो ये देखते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड उन एरियाज़ के लिए ज़्यादा फिजिबल है जहाँ पर आपको बिजली का ज़्यादा इशू तो नहीं है, बट यू आर फेसिंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सो यू आर इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी इन सोलर सिस्टम, और लॉन्ग टर्म में यू आर सेविंग लॉट ऑफ मनी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन ग्रिड एंड। ये जमरान गिल साहब कहते हैं व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ स्टार्टिंग ऑनलाइन सोलर बिजनेसेस इन पाकिस्तान। देखें, सोलर बिजनेसेस आप ऑनलाइन करें या फिर आप जो है ना ऑफलाइन करें, प्रीरिक्विजिट्स इसके जो है ना मेनली 3-4 चीज़ें हैं। आप सोलर सिस्टम, एक चीज़ होते हैं कि आप सिर्फ रीसेलर बन के जो लोग कंपनी से उनके साथ मिल के काम करेंगे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करने हैं, तो मैंने अभी जो कहा था वेंडर सिलेक्शन के अंदर अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से आप रजिस्टर्ड होना लाजिमी है। इसके अलावा आप आपके क्लाइंट को बैंक फाइनेंसिंग आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप अपने बैंक क्लाइंट्स को नेट मीटरिंग आप नहीं दे सकते। तो अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से आप रजिस्टर्ड होना लाजिमी है। वो होंगे तो आपके पास सारे हर्डल्स आप क्लियर कर सकते हो। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, आप इन द फील्ड बिजनेस कर सकते हो, आप कंप्लीट सोल्यूशन दे सकते हो, आप अपने कस्टमर को बैंक फाइनेंसिंग दे सकते हो। वन ऑफ द मेन सर्टिफिकेट इस अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से आप सर्टिफाइड हो, उनकी प्रॉपर क्राइटेरिया से उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा डिटेल। जी, हमजा साहब कहते हैं फॉर ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग व्हाट आर द नेपरा डिस्कोर्स रेगुलेशन फॉर द केबल्स कोर्स एंड कॉपर। देखें, नेपरा और रेगुलेशन जो है ना, अब जब आप लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं एडीबी के अंदर, तो ओके इलेक्ट्रिक के अंदर आप जाते हैं, तो वो लोग वायरिंग के अंदर फोकस नहीं करते, वो वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। नेपरा की जो स्टैंडर्ड है उसमें यह है कि 5 ओम से बिलो अगर आपकी वैल्यू, अगर आपके पास अर्थिंग या ग्राउंडिंग की वैल्यू है आपके पास, तो हम आपको लाइसेंस इशू करेंगे। वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करता कि आपकी जो है ना केबल किस साइज़ के ऊपर है। अब केबल साइजिंग जो है ना अर्थिंग और ग्राउंडिंग की, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करते हैं। अगर आप फैक्ट्री स्केल के ऊपर जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रोजेक्ट की जो अर्थिंग की जो केबलिंग है वो ज़्यादा होती है। अगर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में देखेंगे तो मोर और लेस ये होता है कि जो कॉपर रॉड से वो 10 फीट या 15 फीट के ऊपर या जहाँ तक आपको पानी मिले आप अर्थिंग करें, उसके ऊपर आप जो है ना 16 mm के या 25 mm के रॉड लगाएं। फिर उसके बाद आप 6 mm के इन्वर्टर के साथ करके अर्थिंग कर सकते हो। 6 mm या 4 mm केबल के साथ आप अर्थिंग कर सकते हो। बट मेन रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि जो नेपरा स्टैंडर्ड में वो वायरिंग से ज़्यादा इस बात पे फोकस करते हैं कि आपके अर्थिंग की वैल्यू कितने आ रहे हैं। अगर आपके पास वायर आपने लगाए हुए 25 mm के अर्थिंग केबल इस्तेमाल किए और आपकी वैल्यू आते हैं 7 ओम या 5.5 भी आते हैं, तब भी जो है ना आपको लाइसेंस के लिए अप्रूव नहीं करता वो। तो प्रॉपर मीटर लेके आके ऑन साइट चेक करते हैं, वैल्यू आपके 5 से नीचे होना लाजमी है। जी, तभी कह सकते कैन यू यूज अ सिंगल फेस जनरेटर विद अ 3 फेस ग्रिड टाइड इन्वर्टर बाय फेस लूपिंग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आप इसकी। जनरेटर तो क्या, आपके पास बहुत सा ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। मैंने खुद तो मोर देन 50 टाइम्स ये इश्यूज मैंने फेस किया, इसको हम ठीक कर भी रहे पाकिस्तान में। घरों के अंदर भी क्या होता है, 3 फेस के आपके वायर आ रहे होते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक है या डेस्को से क्या कर रहे होते हैं कि पीछे से जो है ना फेस लूप करके चले जाते हैं। फेस लूपिंग करते हैं, करके आज सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से सिंगल फेस से आते होते हैं, फेस लूपिंग करके वो आगे दे देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चलता। इन्वर्टर जो है ना ये स्पेसिफिकली चेक करते हैं फेस टू फेस, तीनों फेस के दरमियान में 400 वोल्ट आना चाहिए। फेस लूपिंग करते तो होता है कि जो फेस आप लूप करते हैं उन दोनों के डिफरेंस वोल्टेज आते हैं 0। इन्वर्टर ऑन ही नहीं होगा, आपको बार बार एरर देगा कि आपके फेस लूपिंग हुआ हुआ है, आपको बार बार एरर देगा। इन्वर्टर ऑन हो ही नहीं सकते, चाहे वो जनरेटर हो चाहे वो ग्रिड हो। फेस लूपिंग के ऊपर ऑन ग्रिड इन्वर्टर ऑन हो ही नहीं सकता। जी,
बिटवीन फ्रोनियस गुडवी इन्वर्टर विच वन इज़ बेटर? देखें, फ्रोनियस यूरोपियन इन्वर्टर है, गुडवी जो है ना वो चाइनीज़ इन्वर्टर है। दोनों बेस्ट इन्वर्टर से ऑन ग्रिड इन्वर्टर में देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर 5 साल वारंटीज में आ रहे हैं। दीज आर द बेस्ट इन्वर्टर्स। बट यूरोपियन की ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड चाइनीज़ से काफ़ी ऊपर है, ये बात फैक्ट है, इट्स अ रियलिटी, ठीक हो गया। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं आप लोगों को डायरेक्टली गाइड करूँ तो देयर इज़ अ बिट डिफरेंस। थोड़ा इश्यूज़ भी है इसके साथ। इश्यूज़ इसका ये है कि यूरोपियन इन्वर्टर आफ्टर सेल सर्विसेज में आपको कोई इशू आ जाते हैं, इन्वर्टर के अंदर फॉल्ट आ जाते हैं, आफ्टर सेल्स यूरोपियन की बहुत टफ है। वो हर एक चीज़ चेक करेंगे, वो हर एक चीज़ देखेंगे आपके यहाँ ओवर वोल्टेजिंग हुआ है, अर्थिंग प्रॉपरली, सारी चीज़ें देखने के बाद वो आपको बताएगा कि आपको वारंटी क्लेम देने हैं, अंडर वारंटी के अंदर आते हैं नहीं आते। बट आफ्टर सेल्स के अंदर चाइनीज़ इज़ वेरी फास्ट। वो आपके सिस्टम में इश्यूज आते हैं उनकी, क्योंकि इन्वर्टर्स इतने ज़्यादा चाइनीज़ के आ रहे हैं मार्केट में, तो वो आप जिस वेंडर से भी लगा लेते तो वो उनको रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे देते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मार्केट में। यूरोपियन के नो डाउट क्वालिटी अगर मैं रेट करूँगा तो जो यूरोपियन इन्वर्टर्स है, इनकी सॉफ्टवेयर से, इनकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग है, वो चाइनीज़ को अगर मैं दे दूँगा 80%, 10 में से अगर 8 दे दूँगा या 7 दे दूँगा, तो यूरोपियन या फ्रोनियस से ऐसे में इनको मैं 10 रेटिंग करूँगा। बट आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर आई विल रेट चाइनीज़ 10 एंड यूरोपियन इन्वर्टर्स को मैं 8 या 9 रेट करूँगा। जी। अच्छा, जमरान गिल साहब कहते हैं प्लीज़ थ्रो सम लाइट ऑन टेस्ला सोलर प्रोडक्ट्स। देखें, टेस्ला दो तरह के टेस्ला हैं। टेस्ला एक है जो अमेरिकन टेस्ला कंपनी है, वो तो खैर पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन बाकी यहाँ पर टेस्ला सोलर ऑपरेट कर रहे हैं। देखें, किसी कंपनी के बारे में कुछ मैं यहाँ पर इस सेशन के मतलब इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको ऊपर वेंडर लिस्ट के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी। आप किसी भी कंपनी के साथ काम करते हैं तो ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर भी होगा, वीडियोस आप पॉज करके बाद में आप देख भी सकते हैं। वो आप वेंडर सिलेक्शन के लिस्ट में जाके देखें वेंडर्स की क्या क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, किसी की अच्छाई नहीं करूँगा, मुझे ख़ास एक्सपीरियंस भी नहीं है वो टेस्ला के साथ, तो कंपनी कैसी है। आप सिर्फ ये देखें कि वेंडर सिलेक्शन के अंदर वो एडीबी से सर्टिफाइड है कि नहीं है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से सर्टिफाइड नहीं है, क्या क्या सर्टिफिकेशन उनके पास है, उनके वेयर हाउस है कि नहीं है, उनकी इंस्टॉलेशन कितनी हुई है, उनसे क्लाइंट लिस्ट आप ले लें कि क्लाइंट लिस्ट का फीडबैक क्या है, वो आपको बेटर बता सकते टेस्ला किसी बेस्ट, सारे कंपनीज बेस्ट है एज फार एज दे आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विस टू द कस्टमर। जी। हमजा साहब, इज यूजिंग हाई एफिशिएंसी पग वर्थ इट, हाउ मच एरिया वुड सेव यूजिंग? देखिए, अगर आप देखेंगे ना अभी 404 जो मार्केट में अवेलेबल है पग सीरीज के अंदर जो पैनल आ रहे हैं वो 450 वाट के अंदर आ रहे हैं। देर इज अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ 1 मीटर बाई 2 मीटर है लेंथ, आप इसके 2 मीटर है, विद इसके 1 मीटर है। अगर आप नॉर्मल पैनल जाएंगे 330 वाट के, और इस पैनल के अंदर सिर्फ 2 से 3 इंची का फ़र्क है लेंथ के अंदर। तो जहाँ पर पहले 1 किलोवाट के अंदर 3 पैनल लग रहे थे, अब यहाँ पर 2 पैनल में आपका काम हो रहे, तो स्पेस वर्थ इट है। ऑब्वियसली हायर एफिशिएंसी के अंदर आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी से इमर्ज हो रहे हैं, तो इसका एक ही मकसद है स्पेस आपके कम हो रहे हैं। जहाँ पर पहले 10 किलोवाट के सिस्टम में 31 पैनल लग रहे थे, 320 वाट के 300 के लगा रहे थे, 35 पैनल लग रहे थे या 33 पैनल लग रहे थे, उस जगह पे आजकल आप 440 450 वाट के पैनल करो तो आपको 22 पैनल में हो जाते हैं या 23 पैनल में आपके पूरा होते हैं। तो आपको जो 10 पैनल है, 12 पैनल आपके पास जो बच रहे हैं, स्पेस आपके काफ़ी बच रहे हैं। तो न्यू टेक्नोलॉजी का मसला मतलब ही यही है कि आपके एफिशिएंसी को जो है ना, स्पेस को जो है ना, स्पेस एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। यस, डेफिनेटली वर्थ इट। हाउ विल डिफरेंशिएट बिटवीन लिथियम सोलर सिस्टम एंड लेड एसिड बैटरी? देखिए, मैंने आपको बताया था लिथियम आयन बैटरीज जो बैटरीज की टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर 3 टेक्नोलॉजीज इसके ऊपर, या 3 या 4 टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, बैटरीज अवेलेबल है। सो लेड एसिड बैटरीज आ जाते हैं जिनकी 6 महीने की वारंटीज में आते हैं। सेकेंडरी आते हैं ड्राई बैटरीज आते हैं। देखें, मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा इन सोलर सिस्टम के लिए लेड एसिड या ड्राई बैटरीज होता ही नहीं है। ये हमेशा यूपीएस में ये शॉर्ट बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेड एसिड या ड्राई बैटरीज, ठीक है जी। सोलर के लिए अभी डीप साइकिल बैटरीज इस्तेमाल किया जाते हैं हमेशा। डीप साइकिल बैटरीज में अगर आप देखेंगे तो आजकल पाकिस्तान में एक बैटरी सारे ट्यूबलर बैटरी सारे जो कि डीप साइकिल बैटरीज है। डीप साइकिल इज मोर फिजिबल इन सोलर सिस्टम, वो आप इस्तेमाल करें। लिथियम आयन इस्तेमाल होते हैं, लाइफ बहुत अच्छी है। अब अगर आप ड्राई बैटरीज हो, ट्यूबलर बैटरीज हो, इनकी जो वारंटी है 1 ईयर की है, लेकिन इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना अप टू 2 ईयर्स 3 ईयर्स है अगर आप अच्छे इन्वायरमेंट में रखेंगे। बट लिथियम आयन की जो वारंटी दैट इज 5 ईयर्स, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 ईयर्स आप काउंट कर सकते हैं लिथियम आयन की। तो लिथियम आयन इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, उसी हिसाब से उनकी कॉस्ट भी है। जी।
दाऊद खान साहब कहते हैं विच वायर इज़ बेस्ट फॉर डोमेस्टिक वायरिंग, थिन और थिक और डीसी वायरिंग। देखें डीसी वायरिंग थिन और थिक का कंसेप्ट नहीं होता, बिल्कुल आपने जो डीसी वायरिंग का कंसेप्ट होते हैं कि आपके सोलर पैनल की डिज़ाइनिंग के ऊपर होते हैं। दो चीज़ें आपने ख्याल रखने होते हैं, आपकी जो वायर आ रहे उसके साथ कितने जो है ना पैनल अटैच्ड है आपके पास। सबसे पहले आपने ये देखना कितने एम्पेयर उसके अंदर आ रहे हैं। अगर आपके पास जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसके अंदर आप 15, 16, 17, 18 एम्पेयर की आप सीरीज़ बनाते, 8 एम्पेयर इसके अंदर होता है, तो स्टैंडर्डाइज ये है कि अगर आपके पैनल और इन्वर्टर के बीच में अगर जगह कम है तो आप 4 mm इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो ही स्पेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक हो गए, जितना स्पेस आपके इंक्रीज होते जाएंगे 6 mm फिर 10 mm के वायर आपको जाना पड़ता है। वायरिंग के डिज़ाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो दो चीज़ों से है कि वायर से कितने एम्पेयर करंट पास हो रहे हैं और कितना डिस्टेंस है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा आपके पास, जैसे एसी केबलिंग में भी यही है कि आपके जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा जी पार्टिसिपेंट जैसे सर के डिस्कनेक्ट हो चुके हैं किसी इशू की वजह से, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमारी वेबसाइट पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उधर जवाब आंसर मिल जाएगा, या इधर ही यूट्यूब पे कमेंट कर दें, आपको इंशाल्लाह आंसर मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन के। और सर्टिफिकेट के लिए आपको जो सर्टिफिकेट क्लेम कोर्स 4 बताए गए वो आपको अपने अकाउंट में जाकर हमारी वेबसाइट पर पहले जाना है, अपने अकाउंट में लॉगिन होकर अनअटेंडेड कोर्सेज के टैब में जाना है। वहाँ पर जाकर आप देखेंगे कि इंटर CCC का ऑप्शन मौजूद होगा। वहाँ पर जाकर अपने CCC जो हम बताए गए हैं आपको, अगर आप करेक्ट इंटर करेंगे तो CCC एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर अपना जब पेज रिफ्रेश करेंगे तो आप देखना सर्टिफिकेट्स के टैब में आपको सर्टिफिकेट आपका मिल चुका होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वेबिनार्स की अपडेट्स भी आपको मिल सके, क्योंकि हमारे वेबिनार्स तमाम वेबिनार्स फ्री होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया, सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें अपने बिजी शेड्यूल में से हमें